ये सेशन भाई आप लोग के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। लास्ट वाले सेशन में हम लोग का भाई ट्रांजिएंट बिहेवियर चल रहा था और ट्रांजिएंट बिहेवियर को हम लोगों ने दोनों केसेस के लिए समझ लिया है। डीसी सप्लाई में भाई हम लोगों ने पढ़ा है डीसी ट्रांजिएंट और एसी सप्लाई में हम लोगों ने पढ़ा है एसी ट्रांजिएंट। और अगर आपको ट्रांजिएंट बिहेवियर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो भाई इसका सीधा सीधा मतलब है कि आपको यहाँ पे इंडक्टर का भी बिहेवियर क्लियर हो चुका है और कैपेसिटर का भी बिहेवियर क्लियर हो चुका भाई। जैसे हम लोगों ने देखा था कि भाई अगर आपके पास कोई इंडक्टर है, इसको आप डीसी सप्लाई पे यूज़ करेंगे तो जैसे ही हम लोगों ने स्विच क्लोज किया था यानी t इक्वल टू 0 इंस्टेंट, तो इस समय क्या था भाई, इंडक्टर हमेशा अपने अंदर करंट 0 ही बना के रखेगा और 0 बना के रखेगा तो करंट बहेगा नहीं। इसका मतलब क्या कि भाई ये जो है ओपन सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। और वही अगर हम लोग t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें तो यहाँ पे ये शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था, है ना। और वही अगर हम लोग कैपेसिटर के लिए बात करें भाई तो t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे ये एक तरीके से शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव कर रहा था। और वही अगर हम लोग t इक्वल टू इन्फिनिटी की बात करें तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करने लग रहा था। सही बात है। तो वही चीज़ है भाई कि ट्रांजिएंट अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इंडक्टर और कैपेसिटर का बिहेवियर भी आपका क्लियर हो चुका है। अब भाई हम लोग वापस से इंडक्टर के ऊपर आ रहे हैं भाई। इसके अंदर भाई एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, क्योंकि जब हम लोग इस टॉपिक को ऑलरेडी इतना डिटेल में कवर कर रहे हैं भाई तो इसको आधा अधूरा रखने से कोई फ़ायदा नहीं है ना। इसलिए ये लेक्चर मैं बना दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पे भाई मान लेते हैं दो कॉइल है, कॉइल ए और ये मान लेते हैं कॉइल बी। कॉइल का मतलब ही क्या है भाई, इंडक्टर है एक तरीके से, है ना। तो मान लेते हैं दो कॉइल है और दोनों के चलते इंडक्टर मान लेते हैं L1 है L2 है। तो आपसे पूछेगा भाई बताइए अगर ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो यहाँ पे टोटल या फिर कहिए L इक्विवेलेंट क्या होगा, टोटल इंडक्टेंस आप बताइए। और इसमें भी हम लोग का दो केस बनता है। फर्स्ट केस बना है जैसे ये सीरीज कनेक्शन है, लेकिन भाई मान लेते हैं दोनों का जो फ्लक्स है, क्योंकि कॉइल है ना भाई, ये इंडक्टेंस का मतलब क्या, इंडक्टर मतलब कॉइल भाई, कॉइल ए है, ये मान लेते कॉइल बी है। तो अगर दोनों कॉइल के चलते जो फ्लक्स है वो दोनों ऐड हो रहा है तो हम लोग बोलते हैं सीरीज एडिंग कनेक्शन। ओके। और वही अगर आपका दोनों के चलते जो फ्लक्स आ रहा है भाई एक दूसरे के अपोजिट है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीरीज अपोजिंग कनेक्शन। क्लियर हुआ। तो भाई यहाँ पे हम लोग इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट जो फार्मूला रटते हैं भाई, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे भाई कि वो फार्मूला आता कहाँ से, उसका क्या डेरिवेशन है। और वही अगर हम लोग पैरेलल कनेक्शन की बात करें भाई, मान लेते हैं आपका यहाँ पे दो इंडक्टर पैरेलल में लगा हुआ है या फिर कहिए दो से अधिक भी लगे हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको पूछेगा भाई कि टोटल इंडक्टेंस बताइए क्या होगा। क्लियर हुआ। और इसमें भी आपका एडिंग होगा या फिर अपोजिंग होगा। इसमें फिर हम लोग डॉट का भी एक तरीके से यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट। तो बहुत सारे स्टूडेंट को डॉट को लेकर भी भाई प्रॉब्लम होता है। तो एक छोटा सा टॉपिक है भाई, थोड़ा सा हम लोग इसको भी कवर कर लेते हैं तो हम लोग का ये पूरा का पूरा जो चैप्टर था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वो क्लियर हो जाएगा, पूरा कंप्लीट ही हो जाएगा एक तरीके से। तो आज के सेशन में फिर से हम लोग इंडक्टर के ऊपर आ रहे हैं भाई। और इंडक्टर में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं भाई कि सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है भाई। और ये सब ऑलरेडी आपको पता होगा भाई, क्योंकि ट्रांजिएंट बिहेवियर समझ लिया तो भाई सेल्फ इंडक्टेंस क्या, मुझे तो कुछ है ही नहीं। समझिए हम लोग को पता है भाई, जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये एक इंडक्टर है और ये स्विच है भाई, और ये मान लेते हैं हमारा इस तरीके का सप्लाई। क्लियर हुआ। तो हम लोग को पता भाई कि जब ये स्विच क्लोज नहीं था तो इसके अंदर करंट मेरा 0 था, और करंट अगर 0 है भाई यानी यहाँ पे टाइम मेंशन करते चलते हैं एट t इक्वल टू 0 माइनस, है नहीं, जब मतलब स्विच हम लोग क्लोज कर रहे हैं भाई t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे मान लें स्विच क्लोज हो रहा है। तो स्विच क्लोज करने से पहले करंट 0 था, करंट 0 था, करंट मतलब इसमें कोई करंट नहीं बह रहा ना भाई, समझ में आया। तो अभी भी क्या कहेगा भाई t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे जब स्विच क्लोज करेंगे तो अभी भी करंट मेरा 0 होना चाहिए। और करंट 0 होना इसका मतलब क्या, ये इंडक्टर जो भाई ये जो कॉइल है अपने अंदर क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड करवा लेता है। और इसका जो पोलरिटी होगा इस तरीके से बनाता है कि भाई जिस डायरेक्शन से बैटरी के चलते जो करंट आ रहा है उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, अपना करंट बना ले, है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट। ये जो करंट है भाई इसको हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं।
और इधर से हम लोग का जो करंट आ रहा था ये बैटरी के चलते आ रहा था, एक दूसरे को अपोज करता है। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है इसको बोलते हैं भाई सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और सेल्फ क्यों नाम लग गया? क्योंकि भाई अपने ही अंदर बना ले रहा ना, क्लियर हुआ, अपने ही अंदर बना ले रहा भाई। और अगर हम लोग इसके वैल्यू की बात करें तो जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके ऊपर? आपका di1 अपॉन dt के ऊपर, यानी समय के साथ जो है करंट कितना तेजी से इसमें बदलाव हो रहा है, जितना तेजी से करंट बदलाव होगा उतना तेजी से क्या करेगा, ईएमएफ बना देगा, यानी उतना ही हाई मतलब ईएमएफ बनाएगा भाई, उतना ही तेजी से अपोज करता। और जब प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाते हैं तो भाई यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है L, जिसको हम लोग यहाँ पे सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं भाई। ये है हमारा सेल्फ इंडक्टेंस। और लेंज लॉ अगर आपने पढ़ा हो, क्योंकि अपोज कर रहा है बार बार, मेन जो बैटरी की चलते जो करंट है उसको अपोज कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करना पड़ता है, माइनस साइन लगाना पड़ता है लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये जो L है भाई, इसके बारे में अभी थोड़ा सा हम लोग जिक्र करते हैं। तो ये L क्या बता रहा है? L सीधे सीधे बताता है भाई कि अगर किसी भी कॉइल का जितना ज्यादा इंडक्टेंस होगा वो उतना ही ज्यादा अपोज करेगा। यानी L का देखना ना, ईएमएफ जो है भाई ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो इसका वैल्यू जितना ज्यादा लार्ज होगा इसका मतलब उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा और उतना ही ज्यादा अपोज करेगा ये। अब जैसे आपसे पूछा भाई कि ये जो इंडक्टेंस है L, जो कि कॉइल का एक प्रॉपर्टी है, ये किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है? मान लेते हैं इंडक्टेंस बढ़ाना है घटाना, तो मैं कैसे घटाऊंगा? तो हम लोग को पता है भाई L इक्वल टू एन फाई अपॉन आई होता है। फ्लक्स का वैल्यू डाल दीजिए आप। फ्लक्स का वैल्यू हम लोग को पता है एमएमएफ अपॉन रिलेक्टेंस, एमएफ मतलब एन आई अपॉन रिलेक्टेंस, रिलेक्टेंस एल अपॉन एरिया टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। क्या हो जाएगा आपका ये एन इंटू आई, एरिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन एल। फ्लक्स का वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए आप, तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन फाई की जगह एन इंटू आई, एरिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन एल। और नीचे में इसका आई है तो आई ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आई से आई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देख रहे हैं भाई जो एल है यानी इंडक्टेंस का जो वैल्यू है एन इंटू एन यानी एन स्क्वायर हो जाएगा, एरिया इंटू म्यू नॉट इंटू म्यू आर अपॉन एल। तो एल का वैल्यू अगर आपको भाई चेंज करना है, घटाना बढ़ाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? सबसे ईजी मेथड है भाई कि आप जो है यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दीजिए या फिर घटा दीजिए। आप रिलेटिव परमेबिलिटी को घटा दीजिए फिर बढ़ा दीजिए, है ना। जैसे एयर कोर यूज करेंगे तो एल का वैल्यू बहुत कम होगा, आयरन कोर यूज करेंगे क्योंकि सर रिलेटिव परमेबिलिटी हाई होता है तो एल भी बहुत हाई होगा, यानी ऑपोजिशन ज्यादा दिखाएगा वो। क्लियर हुआ? तो ये सेल्फ इंडक्टेंस हुआ भाई। अब हम लोग बात करते हैं भाई कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, समझे? म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है भाई? तो ये पेज हम लोग हटा देते हैं, बाद में इसका यूज होगा। हम लोग अब बात करें भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर, और ये सब इंपॉर्टेंट है भाई, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे भाई क्योंकि म्यूचुअल का मतलब ही होता है भाई कि एक से अधिक होगा तभी वहाँ पे म्यूचुअल वर्ड, जैसे म्यूचुअल फ्रेंड होता है ना, म्यूचुअल मतलब क्या, जैसे फेसबुक ये सब यूज कर रहे होंगे तो आपका जो फ्रेंड होगा भाई, है ना, तो आपके और नीचे में सजेस्ट करेगा भाई ये भी आपका फ्रेंड है, ये भी फ्रेंड है, क्योंकि उस फ्रेंड्स के थ्रू आपका क्या हो रहा है, और भी फ्रेंड शो कर रहा। तो यहाँ पे समझिए कि भाई हम लोग का यहाँ पे ये मान लेते हैं कॉइल 1 है, और इधर दिखा देता भाई ये कॉइल 2 है। कॉइल 2 है भाई, और ये दोनों भाई ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है, दोनों एक दूसरे के काफी नजदीक है, ऐसे समझिए आप। और इसके अंदर मान लेते मैंने स्विच लगा दिया, और ये मेरा मान लेते भाई बैटरी है। और क्योंकि जब हम लोग का स्विच ओपन था t इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच ओपन था तो करंट मेरा 0 होगा, तो सीधी सी बात है भाई। और यहाँ पे जो करंट ले रहा है ना, ये टाइम का फंक्शन ले रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे करंट का वैल्यू बढ़ रहा है भाई। और जैसे ही हम लोग स्विच को क्लोज करेंगे t इक्वल टू 0 इंस्टेंट पे, तो अभी भी इंडक्टर बोले भाई मेरे अंदर तो करंट 0 ही होना चाहिए, करंट मेरा अभी भी 0 ही होना चाहिए। तो सीधी सी बात है क्या करेगा, अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड करवा लेगा, यहाँ पे ये ईएमएफ इंड्यूस्ड करवा लेगा। और इसका पॉलिटी इस तरीके से होगा कि भाई मेन वोल्टेज को क्या करे, अपोज करे, है ना। तो जो करंट बनेगा वो भी एक तरीके से अपोज करेगा। मेरा इंड्यूस्ड करंट है, और ये मेरा नीचे से जो बैटरी कारण आ रहा है वो मान लेता I1। क्लियर हुआ? लेकिन आप समझिए कि भाई ये तो ट्रांजिएंट बिहेवियर ना, कुछ समय के बाद क्या उसमें करंट सेटअप हो जाएगा, और इसके चलते क्योंकि करंट का डायरेक्शन ऐसे है तो थंब ऐसे बता रहा भाई, नहीं फ्लक्स जो बनेगा, जो फ्लक्स बनेगा भाई
इसका डायरेक्शन हम लोग का इस तरीके से होगा, और यहां पे फ्लक्स का डायरेक्शन मैं ऐसे दिखा रहा हूं भाई, फ्लक्स का डायरेक्शन ये है मेरा, ठीक है, एक्चुअल फ्लक्स। तो ये जो फ्लक्स है भाई, क्योंकि फ्लक्स मतलब क्या, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस भाई, तो अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक फील्ड लाइन को दिखा रहे हैं कि मान लेते हैं भाई जो हम लोग का एक फील्ड लाइन है ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, ठीक है, अपने ही कॉइल के साथ लिंक कर रहा है भाई, इसको नाम देते हैं 511, यानी खुद का फ्लक्स खुद के कॉइल के साथ लिंक कर रहा है। और एक फ्लक्स मान लेते हैं भाई, कलर चेंज करता है, एक फ्लक्स जो है ये इस तरीके से लिंक कर रहा है, ठीक है, यानी दोनों कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, अपने साथ तो लिंक ही कर रहा है, बगल वाले कॉइल के साथ भी लिंक कर रहा है। इसको मान लेते हैं, नाम दे रहा हूं 512, यानी कॉइल 1 का फ्लक्स 2 के साथ लिंक कर रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे टोटल फ्लक्स की बात करें भाई, यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना है, क्योंकि मैं दो ही नंबर ऑफ फील्ड लाइन से बता रहा हूँ। मान लेते जो मेरा फ्लक्स बना टोटल फ्लक्स, पता नहीं कलर दिखेगा या नहीं दिखेगा भाई, लाइट कलर यूज करते थोड़ा, जो टोटल फ्लक्स मेरा बना ये 511 प्लस 512, क्लियर हुआ, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लस ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिल जाएगी, टोटल फ्लक्स मिल जाएगा हम लोगों को। अब देखिए भाई, जब हम लोगों ने स्विच नहीं क्लोज किया हुआ था तो करंट जीरो था, फ्लक्स जीरो था, फ्लक्स यहाँ पे जीरो, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी कोई फ्लक्स नहीं पहुंच पा रहा हो, क्योंकि भाई इस कॉइल के अंदर हम लोगों ने कोई सप्लाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, इसके अंदर जीरो फ्लक्स होगा। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने स्विच क्लोज किया भाई, तो कुछ समय के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्स सेटअप हो रहा है, ये फ्लक्स क्या हो रहा है, इसके साथ लिंक कर रहा है। और अभी जस्ट बताया कि भाई जो फ्लक्स है मेरा ये टाइम वेरिंग है, चेंजिंग नेचर का है। क्यों भाई फ्लक्स मेरा चेंजिंग नेचर का क्यों होगा, क्योंकि भाई हम लोगों ने यहाँ पे करंट को चेंजिंग नेचर दिया है, टाइम का फंक्शन है I1, तो करंट में अगर बदलाव, हम लोग पता है करंट जो होता है फ्लक्स फेज में होता है, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट में जिस तरीके से चेंज करें उसी तरीके फ्लक्स में भी चेंजिंग देखने को मिलता है। तो आप सोचिए भाई कि यहाँ पे t इक्वल टू 0 माइनस पे फ्लक्स मेरा ओवरऑल 0 था, लेकिन t इक्वल टू 0 प्लस प्लस मान लेते हैं, कुछ इंस्टेंट ले लेना आगे स्विच क्लोज करने के बाद, तो यहाँ पे कुछ फ्लक्स आ रहा है, ये फ्लक्स क्या है, टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या भाई, ये इंडक्टर कहेगा कि भाई मेरे अंदर अभी भी फ्लक्स 0 होना चाहिए, क्योंकि भाई पहले से भी मेरा फ्लक्स 0 था, तो भाई अपने अंदर फ्लक्स 0 बनाए रखने के लिए क्या करेगा, इस फ्लक्स को अपोज करेगा। यहाँ पे जो फ्लक्स आ रहा है किस डायरेक्शन जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो भाई यहाँ पे इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए अपना खुद का फ्लक्स इस डायरेक्शन बनाएगा। तो ये फ्लक्स कैसे बनाएगा भाई, तो सीधी सी बात है कि भाई अपने अंदर ये ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएगा, और इस ईएमएफ को हम लोग बोलते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ बनेगा और ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं हम लोग, क्लियर हुआ। इसको सर्किट को कंप्लीट कर देता है, नहीं तो बोलिए करंट कैसे बहेगा, ये सर्किट मान लेते कंप्लीट है भाई। और यही सेम ट्रांसफार्मर है ना भाई, यही तो आपका ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी कॉइल के अंदर करंट आता है, फिर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, कैसे होता है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड, क्योंकि हम लोग प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ सप्लाई देते हैं, क्लियर हुआ। तो यहाँ पे एक फ्लक्स सेटअप होता है टाइम वेरिंग, यानी d∅dt नेचर का, और ये फ्लक्स क्योंकि लो रिलेक्टेंस पाथ दिया होता है, इस कोर से होते हुए यहाँ पे जाता है, और यहाँ पे हम लोग क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाता है, समझे, जिसको हम लोग E2 बोलते थे, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है भाई, क्लियर हुआ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो भाई यहाँ पे हम लोग का एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और इसका ये इस तरीके से अपना पोलैरिटी बनाएगा भाई कि इसके अंदर जो देखिए फ्लक्स मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, जो एक्चुअल फ्लक्स है व्हाइट वाला लाइन पकड़िए, इसका मतलब क्या करंट इसमें कैसा बनेगा, इस फ्लक्स, अगर ये फ्लक्स ऐसे भाग रहा है भाई, इसका मतलब कैसे, जो मतलब समझिए ना, अगर ये फ्लक्स ऐसे भाग रहा है तो उसको अपोज करने के लिए क्या होगा, ये इस डायरेक्शन बनाएगा, यानी फ्लक्स मेरा इस डायरेक्शन जाएगा, मतलब क्या करंट मेरा ऐसे जाएगा, करंट इसमें ऊपर बनेगा, ठीक है। तो फ्लक्स का डायरेक्शन अगर आपको पता है तो करंट भी बताए कि इस ईएमएफ के चलते इसका करंट कैसे बहेगा। तो आप समझिए कि भाई जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके ऊपर, कि भाई यहाँ पे फ्लक्स कितना तेजी से चेंज हो रहा है, समझ में आया। और जब हम लोग इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं, तो अब शॉर्टकट में लिख रहा हूं भाई, ई एम मतलब म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है एम, और क्योंकि लेंज लॉ, क्योंकि भाई जिसके कारण ये बन रहा है उसको अपोज करे से माइनस लगाना पड़ेगा हम लोग को, क्लियर हुआ। और एक चीज देखिए, ये जो फ्लक्स है भाई मेरा 512, यहाँ पे जो फ्लक्स पहुंच रहा है मेरा 512, ये इटसेल्फ किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, I1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं भाई कि जो मेरा
फ्लक्स है 512, ये प्रोपोर्शनल है किसके ऊपर, I1 के ऊपर, समझे। जितना बदलाव इसमें होगा उतना ही बदलाव यहाँ पे भी होगा। तो भाई मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, और क्योंकि ये जो करंट है, ये करंट क्या है मेरा, टाइम वेरिंग है, मैं लिखता हूँ इसको ऐसे di1/dt है भाई मेरा, समझे। तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए कि भाई यहाँ पे जो चेंजिंग फ्लक्स है d512/dt ये प्रोपोर्शनल है di1/dt के। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ -m, और ये हो जाएगा हमारा di1/dt। तो ये आ गया भाई मेरा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला। अब इसको याद करने का सिंपल सा तरीका है कि भाई अगर हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें, यहाँ पे जो ईएमएफ हुआ भाई इंड्यूस्ड, इसका वैल्यू क्या होता है, इसका वैल्यू क्या होता है भाई, -L di/dt होता है ना, समझ में आया। लेकिन इसका खुद का करंट होता है, खुद का वाइंडिंग होता है भाई। तो जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो क्या हो जाएगा आपका, सेम फॉर्मूला, ये सेल्फ है, ये म्यूचुअल है, क्या हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ पे L की जगह M हो जाएगा क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस देखने को मिलता है, ये हो जाएगा di1/dt। क्लियर हुआ, बस यहाँ पे M लग जाता है, वहाँ पे L लग जाता है, और भी क्रिस्टल क्लियर होते चला जाएगा। बस आप पेशेंस रखिए भाई आप। अब देखिए भाई, अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, जैसे ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आया ना M, तो ये M ही डिसाइड करेगा। M का वैल्यू जितना ज्यादा होगा भाई उतना ही ज्यादा क्या होगा, ये ऑपोजिशन दिखाएगा। जैसे मैंने आपको L का वैल्यू बताया, L का मतलब समझा भाई कि जितना ज्यादा कॉइल का इंडक्टेंस होता है उतना ही ज्यादा ऑपोजिशन दिखाता है। उसी तरीके से भाई जितना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा उतना ज्यादा ऑपोजिशन दिखाएगा, नहीं उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उतना ही तेजी से क्या करेगा, अपोज करेगा, करंट बना करके उस फ्लक्स को। अब यहाँ पे सेकंड केस लेते हैं। सेकंड केस में क्या ले रहा हूं भाई, सेम सिचुएशन है, सेम सिचुएशन है भाई, लेकिन इस बार इसमें मैं सप्लाई दे रहा हूं, ठीक है, स्विच हो गया और ये मेरा बैटरी हो गया भाई। इसमें मैं सप्लाई दे रहा हूं t=0 इंस्टेंट पे, ठीक है ना, कॉइल बी के अंदर मैं सप्लाई दे रहा हूं भाई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, फ्लक्स सेटअप हो जाएगा। और ये जो कॉइल ए था ये सेम डिस्टेंस पे रखा हुआ है, जितना डिस्टेंस पे यहां पे था उतना ही डिस्टेंस यहां पे भी भाई, और यहां पे सर्किट कंप्लीट कर दे। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा जो कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। कुछ फ्लक्स यहाँ पे, क्योंकि फ्लक्स ऐसे जा रहा है तो भाई ऐसे होते हुए ऐसे होते हुए ऐसे इसमें भी लिंक कर रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा इसमें म्यूचुअली, तो कहने का मतलब क्या है भाई कि इस बार जो यहाँ पे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे जो फ्लक्स आ रहा है ना 5:1, क्योंकि भाई फ्लक्स कॉइल 2 का जो है, कॉइल 2 का जो है, या फिर कॉइल बी लिखे या फिर 1-2 में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लेकिन यहाँ पे मैं समझाना क्या चाहता हूँ ना, उस पर आप एक तरीके से थोड़ा सा असर डालिए। कहने मतलब क्या भाई, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, फ्लक्स कितना तेजी से चेंज हो रहा है, और प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो यहाँ पे एक m आ जाएगा कांस्टेंट, ठीक है, और माइनस आ जाएगा लेंज लॉ के हिसाब से। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि भाई ये जो m है, इस m का क्या वैल्यू होगा। जैसे फर्स्ट केस में आपने देखा भाई, ये इसके अंदर सप्लाई दिया, यहाँ पे मेरा म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे दिखाया भाई, ये m है मेरा, ठीक है। अब वही सेकंड केस में इसमें इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं, सप्लाई दे रहे हैं, और यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे बगल वाला कॉइल रखा हुआ है, तो यहाँ पे भी m आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या भाई कि जब इस तरीके का कॉइल ए कॉइल बी रखा रहे और दोनों के बीच में डिस्टेंस आपका कांस्टेंट रहे, और यहाँ पे स्विचिंग कर रहे हैं, एक बार इसमें सप्लाई दे रहा है फिर सेकंड केस में सप्लाई दे रहा है, तो यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस बनता है भाई दो कॉइल का, ये सेम रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है इसका जो भी वैल्यू होगा और यहाँ पे जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू है दोनों बराबर होंगे, दोनों हमेशा बराबर होंगे भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई दो कॉइल के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन किया जाता है वो हमेशा सेम रहेगा, हमेशा कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। इसलिए हम लोग m को हमेशा क्या कहेंगे भाई, m यहाँ पे अलग अलग नहीं है, दोनों के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी यही वैल्यू होगा। ये चीज आपको दिमाग में रखना है। तो भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा डेफिनेशन देखते हैं भाई, इसका क्या डेफिनेशन हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, लेंज लॉ छोड़ दिया, माइनस साइन छोड़ दिए, तो भाई हम लोग देखा कि जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ था ये है आपका m di1/dt, और वापस हम लोग इसी वाले केस को लेके चल रहे हैं, फर्स्ट केस को लेके चल रहे हैं भाई, ये वाला केस। तो अब देखिए भाई कि अगर इसके आगे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, और अगर इसको मैं ब्रैकेट में डाल दूं, m को थोड़ा आगे लिखते हैं, इसके आगे भी कुछ नहीं तो 1 छुपा है, इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये जो di
डी आई वन अपॉन डी टी है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, इसका यूनिट क्या होता है, करंट का यूनिट क्या होता है एम, टाइम का क्या होता है सेकेंड, और इसका ही कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई अगर 1 एम्पियर और सेकंड के आगे भी कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो 1 एम्पियर का करंट 1 सेकंड में अगर चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हो भाई डी आई वन अपॉन डी टी का मतलब हुआ कि भाई 1 एम्पियर का करंट जो है 1 सेकंड में चेंज हो रहा है, और यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है कुछ नहीं तो 1 छुपा है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एम को डिफाइन करना है भाई एम है क्या, जैसे देखिए ईएमएफ की जगह 1 लिख दीजिए, डी आई वन अपॉन डी टी की जगह एम लिख दीजिए, तो एम यहाँ पे अब आगे कुछ 1 लिखना, इसका मतलब क्या एम जो है मेरा 1 के बराबर है, ठीक है। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये 1 हेनरी, उसका यूनिट हेनरी होगा भाई, क्योंकि इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी होता है, तो 1 हेनरी म्यूचुअल इंडक्टेंस उसको बोलते हैं जहां पे भाई आपका जो करंट में 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से बदलाव हो और उससे चलते जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा हो वो कितना हो 1 वोल्ट का हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, जो कि 1 हेनरी के बराबर होगा। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन के साथ भाई, और स्टार्टिंग में जो टाइम लगे भाई ये समझने के लिए, उसके बाद फिर हम लोग फटाफट कैलकुलेशन पे आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ बचता नहीं है। 1 मिनट, देखिए जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाना यही है ना, यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो भाई इसका यूनिट तो हेनरी होगा, उसका यूनिट हेनरी होगा क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस हो या फिर सेल्फ इंडक्टेंस हो। लेकिन भाई कहने मतलब भाई m इक्वल टू 1 हेनरी कब कहेंगे, ये तब होगा जब मेरा डी आई वन अपॉन डी टी का वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो और जहाँ पे ईएमएफ जो हो एक तरीके से 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड हो, तो वहाँ पे जो इंडक्टेंस देखने को मिलेगा वो हमेशा 1 हेनरी का होता है भाई, ठीक है। यही सेम डेफिनेशन सेल्फ इंडक्टेंस के लिए भी है। सेल्फ इंडक्टेंस क्या था, ईएमएफ इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी, यही था ना। कलर चेंज करते हैं, पता नहीं आपको दिख रहा होगा नहीं दिख रहा होगा, तो भाई अगर इसका डेफिनेशन करना होगा भाई सेल्फ इंडक्टेंस का क्या डेफिनेशन होगा, तो इसके लिए भी वही है, आगे कुछ नहीं तो भाई ई की जगह 1 लिख दीजिए, डी आई वन अपॉन डी टी की जगह 1 लिख दीजिए, एल तो एल इक्वल टू क्या होगा 1, इसका मतलब क्या हुआ 1 हेनरी, इसको बोलते हैं जहाँ पे हम लोग का करंट में 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से चेंज हो रहा हो और जहाँ पे ईएमएफ एक तरीके से 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड हो रहा हो, उसको हम लोग 1 हेनरी बोलते हैं भाई। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है समझ में आ गया, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस को किस किस टर्म्स में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, यानी हम यहाँ पे डेफिनेशन फार्मूले की बात कर रहे हैं भाई, कितने टर्म्स में इसको लिखा जा सकता है इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो समझिए यही है ना हेडिंग, हेडिंग पढ़िए भाई क्या लिखा हुआ है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टर्म्स ऑफ फ्लक्स लिंकेज। पहला जो है फ्लक्स लिंकेज के तौर पे हम लोग लिख सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने जो फार्मूला सीखा भाई, कौन सा फार्मूला था कि भाई ये है मेरा -m डी आई वन अपॉन डी टी, ठीक है, ये फार्मूला हो गया पहला, यहाँ पे लिखते जाइए फर्स्ट फार्मूला हो गया। अब हम लोग सेकंड फार्मूला की बात कर रहे हैं भाई। देखिए हम लोग को पता है भाई कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, क्योंकि यही सेम प्रिंसिपल ट्रांसफार्मर में भी यूज करते हैं भाई, ट्रांसफार्मर मतलब फैराडे लॉ, तो हम लोग को पता है भाई जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो यहाँ पे म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हुआ है, इसको तो ऐसे भी तो लिखा जा सकता है भाई, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा ये एन डी फाई बाई डी टी के ऊपर भी प्रोपोर्शन होगा, जितना ज़्यादा तेजी से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा नंबर ऑफ टर्न्स जितना होगा, क्योंकि फैराडे लॉ ही बोलता है और लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए माइनस होता है। तो एक फार्मूला हम लोग को ये है लेंज लॉ के हिसाब से, तो हम लोग सेम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा E2 मतलब कॉइल 2 के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं ना माइनस N2, तो मेरा कांस्टेंट होता था, N2 को बाहर ले लेते हैं भाई, और ये क्या हो जाएगा डी फाई 1 2 अपॉन डी टी। क्लियर हुआ ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला, क्योंकि भाई ये जो करंट था ना, करंट डायरेक्टली हुआ फ्लक्स, तो इतने और ये फैराडे लॉ के हिसाब से N2 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर हुआ, तो ये फार्मूला कहाँ से है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, और दोनों ईएमएफ जो होगा भाई बराबर होंगे, इसको भी E2 कर लीजिए, दोनों का जो वैल्यू होगा सेम आएगा, समझ क्या है ये बराबर ये है, क्योंकि यहाँ पे भी E2 है और यहाँ पे भी आपका E2 है, तो E2 बराबर E2 क्या हो जाएगा -m डी आई वन अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा भाई माइनस, ऐसा N2 को आप बाहर भी ले सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा m और dt से dt कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, सही बात है। तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू ये हो जाएगा d 512 इंटू N2,
और ये di1 नीचे चला जाएगा। क्लियर हुआ? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब इसके लिए हम लोग आगे का कैलकुलेशन यहां पे करते हैं। देखिए हम लोग का m इक्वल टू आ गया d अपॉन di1 512 इंटू n2। n2 को कांस्टेंट ले ले, बाहर ले लेते भाई, बार बार n2 लेने कोई मतलब नहीं है। ओके, इसको थोड़ा सा और स्पेस बनाते हैं यहाँ पे और n2 को सही से लिखते हैं भाई। n2 मतलब क्या? कॉइल 2 का नंबर ऑफ टर्न्स। अब देखिए भाई यहां पे क्या लिखा है? इफ द रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ अ मैग्नेटिक मटेरियल इज कांस्टेंट। हम लोगों ने BH कर्व पढ़ा भाई, है ना, इनरश करंट पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको रिवाइज करवाया था पूरा पूरा क्या होता है फ्लक्स वर्सेस आई के बीच में। सही बात है। और हम लोग को ये भी पता है भाई कि अगर मेरा, और ये जो लाइन था मैंने आपको बताया था, ये स्लोप होता है। स्लोप किसके बराबर होता है? परमेबिलिटी के बराबर। परमेबिलिटी क्या होता है? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट का वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज कांस्टेंट होता है। समझे? तो ओवरऑल आप कह सकते हैं भाई कि ये म्यू आर है, डायरेक्टली ये कांस्टेंट हो गया ना, तो म्यू आप डायरेक्टली कह सकते हैं म्यू आर के बराबर है। तो आप समझिए। और ये जो स्लोप होता है भाई, स्लोप का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, क्या होता है? हमेशा रेशियो बताता भाई। ठीक है, जैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन की बात करें और इसी को हम लोगों ने b बोला था, इसी को हम लोगों ने h भी बोला था। तो यहाँ पे हम लोग का स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c। तो y पे क्या है हम लोग का? b है। m क्या है मेरा? म्यू है। और म्यू को हम लोग ओपन लिखा है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। x के जगह क्या है हम लोग का? h है। फार्मूला याद आया? तो भाई अब देखिए कि अगर मेरा जो परमेबिलिटी है भाई ये अपने आप में कांस्टेंट होगा, म्यू नॉट कांस्टेंट है, और म्यू आर जैसे मान लो आयरन है तो आयरन का वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब अगर ये कांस्टेंट होता है तो ये कांस्टेंट मतलब क्या? स्लोप स्ट्रेट लाइन होगा। इसका मतलब क्या? हर एक इंस्टेंट में कैन स्लोप, मतलब ये कांस्टेंट होने का मतलब क्या भाई कि जैसे मान लेते हैं इतना आपने करंट दिया तो भाई इस इंस्टेंट पे मेरा फ्लक्स इतना बनेगा। ठीक है, अब मान लेते हैं करंट आपने इतना दिया तो इस इंस्टेंट पे मेरा फ्लक्स इतना बनेगा, है ना, इतना फ्लक्स बनेगा एक तरीके से। तो अगर मैं यहाँ पे इसको आप म्यू से रिप्लेस कीजिए ना, म्यू से रिप्लेस करते हैं। अगर मैं म्यू की बात करूँ भाई, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? b अपॉन h। इसका मतलब क्या? जितना आप b में बदलाव देख रहे हैं, जितना h में दे रहे हैं उतना ही b में भी बदलाव हो रहा है ना। और आप देख रहे हैं भाई कि जैसे रेशियो जो होता है ना, रेशियो जैसे मान लेते हैं भाई 10 अपॉन 10 है, ये मान लेते हैं दो नंबर है a/b इक्वल टू ये 10 है और ये मान लेते हैं 5 है। इसका मतलब क्या हुआ? a अपॉन b इक्वल टू 10 अपॉन 5। और मैंने आपको बताया रेशियो में अगर आप सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो ऊपर नीचे, हमारा 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड, क्या होता है? कट के आपका क्या हो जाएगा? ओवरऑल वही रेशियो रहेगा। वही अगर आप रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, ये 10 था और ये 5 था, इसमें क्या कर रहे हैं? इसको भी भाई आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, इसको भी 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 10/10 5/10 कट जाएगा। तो ओवरऑल क्या बचा? अभी भी रेशियो मेरा वही रहेगा, यानी रेशियो में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप का मतलब समझिए भाई, कांस्टेंट स्लोप का मतलब स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब क्या हुआ? जितना भाई इधर यानी h में जितना चेंज कर रहा है, मान लेते हैं h में 10 में चेंज किया तो उतना ही 10 में क्या हो जाएगा आपका? b में भी चेंज देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या कि भाई इसमें एक तरीके से कोई भी बदलाव आएगा ही नहीं, ओवरऑली कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? ठीक है, इसको आप इतना बढ़ा रहे भाई तो उसी रेशियो से आपका ये भी तो बढ़ जा रहा है उतना। तो यही आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई if the relative permeability of a magnetic material is constant then the flux is directly proportional to the current। फ्लक्स जो होगा आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी जितना आप करंट में बदलाव करेंगे भाई उतना ही आपका फ्लक्स में भी बदलाव देखने को मिलेगा। क्लियर हो रहा है? तो यहां पे इस चीज को समझिए, ये जो मेरा ये जो वैल्यू है ना भाई n2 को तो हम लोगों ने बाहर ले लिया कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे जो मेरा फाइनल इक्वेशन आया n2 तो मेरा कांस्टेंट, इसको हटा दीजिए आप। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं इसके ऊपर d∅12 अपॉन dt। तो भाई कहने का मतलब क्या है कि भाई जितना आप फ्लक्स में बदलाव कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 3 टाइम्स फ्लक्स में बदलाव हो रहा है तो उतना ही आपका करंट में भी तो बदलाव हो रहा है। समझ गए? इसका मतलब करंट और फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो वही है, या फिर ऐसा समझिए ना। एक मिनट भाई, और यहाँ पे करंट है ना, करंट को हम लोगों ने छोड़ दिए, करंट है, dt नहीं है, करंट है यहाँ पे। ठीक है, करंट है ना यहाँ पे लिखा हुआ। तो समझिए इन दोनों का रेशियो देख रहे हैं, फ्लक्स वर्सेस
यानी यहाँ पे भाई आप V/H बोलिए या फिर आप सीधे सीधे phi/I बोलिए, है ना। तो फ्लक्स में आप जितना बदलाव कर रहे हो उतना ही आपका करंट में भी, यानी करंट में जितना बदलाव हो रहा है उतना ही बदलाव होकर फ्लक्स में भी देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इनका जो रेशियो रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहता है भाई, रेशियो में कोई बदलाव होगा ही नहीं। अब रेशियो में कोई बदलाव नहीं होगा, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इनका रेशियो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट ऐसा मतलब क्या, जो चेंजिंग को दिखाया गया आपने डी से, डी या फिर चेंजिंग भाई ऐसे भी दिखाते हैं डेल्टा से, ठीक है ना। तो ये डी मतलब चेंजिंग को बताता है, फिर डिफरेंशिएशन का मतलब ही होता है स्लोप एक तरीके से। तो अगर ये कांस्टेंट है तो भाई ये डी दिखाने को मतलब नहीं, चेंज दिखाने के कांस्टेंट ऑलवेज। तो इसके जगह हम लोग क्या कर सकते हैं, सीधे सीधे इस पूरे वैल्यू की जगह हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो ओवरऑल क्या बन जाएगा फॉर्मूला, m इक्वल टू n2 को मैंने कांस्टेंट ले लिया था बाहर, अंदर में क्या था, और इस पूरे टर्म की जगह मैं ये वैल्यू डाल सकता हूँ। m इक्वल टू क्या हो जाएगा, n2 इंटू 512/I1। क्लियर हुआ। तो ये हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर दिया किसमें, फ्लक्स लिंकेज के टर्म में भाई, ठीक है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, याद करने का सिंपल सा तरीका भाई कि इंडक्टेंस इक्वल टू हम लोग को ऑलरेडी पता है L इक्वल टू n phi/I होता है। लेकिन वही आपसे m का वैल्यू अगर पूछता तो हम लोग को पता है भाई कि यहाँ पे हमेशा दो कॉइल आएगा, कॉइल 1 और ये कॉइल 2। तो भाई देखिए म्यूचुअल मतलब बगल वाले कॉइल की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम लोग को सीधे सीधे लिखना है कि जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स कौन सा होगा भाई, कॉइल 1 में क्योंकि सप्लाई दे रहा है तो इसका कुछ हिस्सा यानी 1 का कुछ हिस्सा, ठीक है। और करंट, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं तो करंट ये फ्लक्स के कारण बना भाई, जो बगल वाला यहाँ पे है ना I1, और लेकिन इसका नंबर ऑफ खुद का टर्न्स होता है N2, ठीक है ना। तो n phi यहाँ पे भी I यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी n आ गया, यहाँ पे phi आ गया। बस ये समझना, ध्यान रखना भाई कि इसमें जो करंट मतलब इसमें जो फ्लक्स बन रहा है भाई वो बगल वाले कॉइल करंट बन रहा है, ठीक ना, इसलिए हम लोग करंट बगल वाले का दिखाता है। तो ये एक टर्म हो गया भाई। और एक देखिए भाई, तो अभी तक अगर हम लोग यहाँ पे m की बात करें तो m को हम लोगों ने फ्लक्स के टर्म में डिफाइन कर दिया है, m को हम लोगों ने वोल्टेज के टर्म में डिफाइन कर दिया। वोल्टेज के टर्म में कौन सा फार्मूला, ये वाला -m di1 अपॉन dt। और एक और फार्मूला होगा भाई, इसको हम लोग एक और टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, वो है आपका रिलेक्टेंस के टर्म में। रिलेक्टेंस के टर्म में, रिलेक्टेंस के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे, आते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज के ऊपर। इसको हम लोग यहाँ से डिलीट करते हैं। देखिए रिलेक्टेंस के टर्म में हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो अगेन हम लोग का वही केस चल रहा है भाई, दो कॉइल रखा हुआ है यहाँ पे, ओके। ये मेरा कॉइल 1 है, कॉइल 2 है, और इसके अंदर हम लोगों ने सप्लाई दिया I1। तो यहाँ पे अब देखिए जो फ्लक्स बन रहा है इसके अंदर, ये मेरा फ्लक्स phi1 बन रहा है। इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है भाई मेरा L1 है, और अभी जस्ट बताया दोनों कॉइल के लिए जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा ये M हो जाएगा, यहाँ पे सब चीज़ लिखा हुआ है। और जो S है भाई मान लेते हैं हम लोग का ये रिलेक्टेंस है, ठीक है। और इसके लिए बेटर होगा ये डिज़ाइन ना लेकर के हम लोग ये डिज़ाइन लेके चलते हैं। इस तरीके का मान लेते हैं आयरन रिंग है, और एक कॉइल को हम लोगों ने यहाँ पे एक तरीके से कनेक्ट किया हुआ है, और दूसरे कॉइल को हम लोगों ने भाई यहाँ पे इस तरीके कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ से हम लोग सप्लाई दे रहे हैं I1, ये इसका जो मतलब इसमें जो फ्लक्स जाएगा भाई, और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं 100% कपलिंग लेके चल रहे हैं, यानी इनमें सारा का यहाँ पे जो भी फ्लक्स बन रहा है phi1 ये पूरा का पूरा ऐसा लिंक हो रहा है सेकेंडरी कॉइल के साथ, ठीक है। और ये पाथ है भाई मैग्नेटिक पाथ है, इसका मतलब ऐसा कुछ ना कुछ रिलेक्टेंस होगा, S से दिखा दिया हम लोगों ने। इसका कुछ इंडक्टेंस होगा L1 यानी सेल्फ इंड्यूस्ड EMF के कारण जो इंडक्टेंस आएगा, ठीक है ना। तो वही सब यहाँ पे लिखा L1 जो हो गया L1, और यहाँ पे हम लोग का म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग मतलब यहाँ पे 100% कपलिंग है भाई। क्लियर हुआ। और यहाँ पे और क्या क्या है, इसमें जो करंट दे रहा I1 हो गया, ठीक है। इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस है L2 हो जाएगा, और क्या क्या मेंशन किया गया है, ठीक है। इतना काफ़ी। अब देखिए तो केस वन में भाई
थोड़ा सा कैमरे का बैटरी देखते भाई, सही है। केस 1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें सप्लाई दे रहे हैं, ये एक तरीके से सप्लाई नहीं दिया हुआ है भाई। और वही अगर हम लोग केस 2 की बात करें, केस 2 में क्या कर रहे हैं, इसमें सप्लाई देंगे, ये एक तरीके से मेरा शॉर्टेड रहेगा, ठीक है ना, अल्टरनेट चल रहा है। तो समझिए जब इसमें सप्लाई देंगे भाई तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, उससे चलते आपका सेल्फ इंडक्टेंस है L2, है ना इतना। और इसमें जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं इसमें तो जो करंट बहेगा वो I2 बहेगा, ठीक है। इसमें जो हम लोग सप्लाई दे रहे हैं वो करंट मेरा I1 है, मतलब सबका वही है, स्विचिंग कर रहे हैं। फर्स्ट इसको एक तरीके से ऑन कर रहे हैं इस वाली कॉइल को, फिर सेकंड केस में ये ऑफ रहेगा, इसको हम लोग सप्लाई देंगे, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया भाई। अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, यही सब आपका लिखा हुआ था कि भाई जो मेरा φ1 है ये कॉइल 1 का फ्लक्स है I1 के चलते, φ2 जो है भाई मेरा कॉइल बी के अंदर जो करंट बह रहा है I2, सेकंड केस में जब हम लोग सप्लाई देंगे उसके चलते फ्लक्स बना हुआ है। L1 मेरा सेल्फ इंडक्टेंस हो गया कॉइल 1 का, L2 जो है सेल्फ इंडक्टेंस हो गया कॉइल 2 का, M जो है दोनों के चलते जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है वो, और रिलक्टेंस हो गया भाई S जो कि मेरा मैग्नेटिक पाथ का है। तो अभी हम लोग को पता भाई, देखिए यहीं पे लिखते हैं, हम लोग को ये पता भाई, अगर हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस L1 की बात करें तो L1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा L1 इक्वल टू, क्योंकि सेल्फ है तो खुद का खुद के साथ होता है भाई, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी यहाँ पे वही रहेगा, खुद का फ्लक्स भी रहेगा, खुद का करंट भी रहेगा। और जब हम लोग सेकंड कॉइल के अंदर सप्लाई देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, खुद का सेल्फ इंडक्टेंस होगा, खुद का फ्लक्स, खुद का नंबर ऑफ टर्न्स और खुद का करंट। इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N1 है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, दिमाग में डाल लेना। तो भाई ये मेरा पहला इक्वेशन बना, ये मेरा दूसरा इक्वेशन बना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग को पता है कि भाई जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, तो अभी जस्ट बता भाई कि L इक्वल टू होता है N फाई अपॉन I, ये फॉर्मूला बस दिमाग में रखना है। तो M इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर मेरे को लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, और दोनों के लिए सेम हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे भाई, जैसे मान लेते हैं इसमें मैंने सप्लाई दिया है, ठीक है, फर्स्ट केस में इसमें सप्लाई दिया हुआ है इस कॉइल के अंदर, तो इसमें इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं, तो यहाँ पे जो फ्लक्स आएगा कौन सा होगा, ये φ1 होगा, क्योंकि भाई इसका ही फ्लक्स इसमें 100% फ्लक्स लिंक करा, तो टोटल का टोटल जो फ्लक्स है φ1 यहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका करंट भाई, क्योंकि ये जो फ्लक्स बना इसी का, इसमें तो कोई करंट ही नहीं है ना, I1 हो जाएगा, लेकिन इसका नंबर ऑफ टर्न्स होता है N2, समझ में आया। और वही अगर हम लोग, तो एक फॉर्मूला मेरा ये बन गया, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये वाला, ठीक है, हाँ सही है। अब सेकंड केस में क्या करेंगे, इसमें सप्लाई देंगे, ये मेरा एक तरीके से क्लोज रहेगा भाई। तो इस बार क्या होगा M का वैल्यू, कि भाई हम लोग का इसमें जो फ्लक्स बन रहा है इसको हम लोग बोल रहे हैं φ2, क्योंकि यही φ2 क्या होगा, इसमें लिंक करेगा, और इसमें करंट मेरा I2 था, लेकिन इस बार क्या होगा, इसका नंबर ऑफ टर्न्स होगा N1 होगा। तो ये मेरा दूसरा फॉर्मूला हो गया म्यूचुअल इंडक्टेंस का। लेकिन हम लोग को पता है भाई कि ये जो M है ये आपस में दोनों बराबर होते हैं, ये और ये वाला M और ये वाला M बराबर होते हैं भाई, समझ में आया, ये चीज ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन हो गया, और ये मेरा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब देखिए क्योंकि भाई मैग्नेटिक पाथ दिया हो तो रिलक्टेंस के लिए हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला, रिलक्टेंस इक्वल टू हम लोग को पता है ना, ये फॉर्मूला में मिटा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। हम लोग को पता है भाई कि जो फ्लक्स होता है MMF अपॉन रिलक्टेंस, तो यहाँ से रिलक्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, रिलक्टेंस इक्वल टू हो जाएगा MMF अपॉन फ्लक्स, और MMF इक्वल टू होता है हम लोग को NI, है ना। और अभी अगेन हमने यहाँ पे दोनों केस के लिए देखेंगे, केस 1 में जब इसमें सप्लाई दे रहे थे भाई, है ना, तो इसमें जब सप्लाई देंगे तो इसमें जो फ्लक्स बहेगा, MMF की जगह NI लिखे ना भाई, इसको थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं, स्पेस नहीं है, MMF अपॉन रिलक्टेंस, MMF की जगह होता है NI अपॉन रिलक्टेंस, ठीक है। एक मिनट, फ्लक्स था ना, फ्लक्स था भाई, ये हो जाएगा फ्लक्स। अब वैल्यू डालिए, हम लोगों ने भाई इसमें सप्लाई दिया हुआ है तो इसके चलते देखते हैं रिलक्टेंस क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा N1 इंटू I1 अपॉन φ1, ये एक बनेगा रिलक्टेंस का फॉर्मूला। और जब इसमें सप्लाई देंगे यानी इसको जब देखेंगे तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, अगेन MMF इक्वल टू NI अपॉन फाई, तो NI N के क्या N2 इंटू I2 अपॉन φ2, ये लिख सकते हैं हम लोग। और ये दोनों का वैल्यू क्या रहेगा, बराबर रहेगा आपस में, क्यों, क्योंकि भाई रिलक्टेंस जो होगा दोनों के लिए तो सेम ही पाथ है ना, तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। क्लियर हुआ, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा सा भाई आगे कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हम लोग उठा रहे हैं। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन हम लोग को पता है भाई, क्योंकि ये दोनों म्यूचुअल इंडक्टेंस है तो दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। तो M बराबर M होगा, M बराबर M, एक M का वैल्यू कितना है φ1 इंटू N2 अपॉन I1, ठीक है।
मतलब दोनों आपस में बराबर है, कोई भी आप फार्मूला उठा लीजिए ना, ये वाला लेके चलिए फिर ये लेके चलिए, बात बराबर है भाई। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग का ये वाला फार्मूला उठाया गया, ये वाला कौन सा फार्मूला है, 5/1 × n2 n, ये वाला थर्ड इक्वेशन से, ठीक ना भाई, 5/1 × n2 अपॉन i1। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इस फार्मूले में, इसको मिटा दे रहा हूँ, इस फार्मूले में हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर नीचे n1 × n, ठीक है, क्योंकि कट जाएगा तो फार्मूला मेरा वही रहेगा, इक्वेशन में कोई बदलाव होगा नहीं भाई। क्लियर हुआ? अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हम लोग इस फ्लक्स को जो है ना नीचे लेके आ रहे हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n1 × n2 डिवाइडेड बाय i1 × n1, और फ्लक्स मेरा नीचे आ जाएगा क्योंकि भाई जो 5/1 ऊपर जाएगा तो फिर से मेरा फार्मूला बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये जो वैल्यू आया, यहाँ पे i1 है ना, ये i1 कर दीजिए, ये जो वैल्यू आया भाई, इसके जगह मैं रिलेक्टेंस लिख सकता हूँ, क्योंकि रिलेक्टेंस है, देखिए i1 × n1 अपॉन 5/1, समझे, तो i1 × n1 अपॉन 5/1 की जगह मैं यहाँ पे रिलेक्टेंस डाल सकता हूँ। क्लियर हुआ? और जैसे क्या चल रहा था, m = चल रहा था, तो यहाँ से हम लोग का आ गया m = n1 × n2 अपॉन रिलेक्टेंस, और रिलेक्टेंस का हम लोग को फॉर्मूला ऑलरेडी पता है भाई, L अपॉन एरिया इंटू μ0 इंटू μr, वैल्यू डाल दी यहाँ पे, तो m = क्या हो जाएगा बताइए, m = n1 n2 L, और ये ऊपर ऊपर पूरा चला जाएगा। क्लियर हुआ? तो जिस तरीके से, अब ये फॉर्मूला कैसे याद रखेंगे भाई, तो हम लोगों ने जिस तरीके से L के लिए देखा था, स्टार्टिंग में बताया था ना, L का भाई फॉर्मूला आया था ना n², फिर यहाँ पे एरिया था, μ0 था, μr था, फिर L था, ठीक है, वही सेम टर्म में हम लोगों ने म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिफाइन कर दिया। क्लियर हुआ? ये फॉर्मूला आ गया हम लोग का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। अब हम लोग यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की बात करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का क्या मतलब होता है? कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का मतलब है भाई कि जैसे आपने यहाँ पे दो कॉइल दिखा रहा है ना, कॉइल ए कॉइल बी, तो भाई हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जैसे इस केस में क्या था कि कुछ फ्लक्स ही क्या हो रहा है, इसके साथ लिंक हो रहा है, बाकी आपका क्या हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है भाई, फिर पहुंच ही नहीं रहा है यहाँ तक, है ना, सेकेंडरी कॉइल तक। लेकिन हम लोग अगर भाई यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखाएं, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है भाई, ये मान लेते हैं मेरा पहला कॉइल है, और इसी कोर के ऊपर भाई, अगर मैं इसको इतना डेप्थ में नहीं दिखाते हैं या फिर समझना, इसी कोर के ऊपर भाई मैं क्या कर रहा हूँ, एक और वाइंडिंग लपेट दे रहा हूँ वाइट कलर से, और इसको मैं बाहर लाके ऐसे शॉर्ट कर दे रहा हूँ वाइट वाले को। तो आप देख रहे हैं भाई कि जो भी फ्लक्स मेरा येलो वाले इसमें जो सप्लाई देंगे i1, इसके चलते जो भी फ्लक्स बनेगा, ये पूरा का पूरा फ्लक्स, जैसे मान लेते हैं इसमें करंट ऐसे जा रहा ना, तो ऐसे फ्लक्स ऊपर तरफ बहेगा, इसका मतलब क्या है, ये पूरा का पूरा फ्लक्स जो होगा भाई, ये प्राइमरी कॉइल के साथ तो जा ही रहा है लिंक करके, सेकेंडरी के साथ भी लिंक कर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर में जो एक्चुअल ट्रांसफार्मर होता है भाई, जैसे आप जो ट्रांसफार्मर पढ़ते हैं ना प्रैक्टिकल लाइफ में, ऐसा ट्रांसफार्मर नहीं होता है कि भाई एक वाइंडिंग यहाँ पे दिखा दे, एक वाइंडिंग यहाँ पे, नहीं, आपका जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होता है एक ही लिंक पे एक तरीके से बंधा हुआ रहता है, इस तरीके से रहता है, ताकि यहाँ पे क्या हो, 100% एक तरीके से जो फ्लक्स बन रहा है भाई वो सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक हो। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे भाई ये जो मेरा कपलिंग है, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ये 100% है, एक तरीके से सारा का सारा फ्लक्स मेरा लिंक कर जा रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन देखेंगे भाई, ठीक है ना, ये हेडिंग डाल लीजिए आप, क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसके लिए आप हेडिंग डाल लीजिए, ये है भाई मेरा कपलिंग कोफिशिएंट, लिखा है ना, कंसिडर टू कॉइल 1 and 2 हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n1 and 2, और ये इस तरीके से मतलब काफी क्लोज है भाई। और यहाँ पे हम लोग अभी फर्स्ट केस क्या लेके चल रहे हैं भाई, आइडियल केस लेके चल रहे हैं, और आइडियल केस कहने मतलब क्या कि भाई यहाँ पे सारा का सारा जो फर्स्ट कॉइल के चलते जो फ्लक्स बन रहा है भाई, वो क्या हो रहा है, सेकेंडरी के साथ लिंक हो जा रहा है, ठीक है ना। यानी यहाँ पे जो k का वैल्यू होगा, कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा भाई, 100%। 1 का मतलब होता है 100%। तो इसका रिलेशन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो अभी देखें, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अभी तक तो भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस के फॉर्मूले पे ही काम कर रहे थे। म्यूचुअल इंडक्टेंस को हम लोग 3 तरीके से दिखा सकते हैं, वोल्टेज के टर्म में,
फ्लक्स के टर्म में और रिलक्टेंस के टर्म में। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ऊपर में जो इक्वेशन हम लोगों ने देखा था, इसी इक्वेशन को यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग को भी प्रूव कर सकते हैं। हम लोग के पास भाई L1 था, L1 था, L2 था, वही वाला सेम केस कि भाई मेरे पास इस तरीके का एक आयरन रिंग है और इसमें हम लोग क्या एक तरीके से दो कॉइल एक तरीके से लपेटा हुआ इस तरीके से, है ना, एक बार इसमें सप्लाई दे रहे एक बार इसमें दे। तो अभी हम लोग देखा ना, ये इंडक्टेंस का जो फार्मूला है भाई कितना है आपका, φ1 इंटू N1 अपॉन I1, L2 कितना है आपका, φ2 इंटू N2 अपॉन I2 आया। और म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला देखा भाई हम लोगों ने, φ1 I1 के चलते बन रहा होगा लेकिन N2 के साथ लिंक करेगा, और ये अगर φ2 है मतलब इसका फ्लक्स इसके साथ लिंक कर रहा है, यानी I2 के चलते बना होगा भाई, लेकिन ये लिंक के साथ कर रहा होगा, N1 के साथ लिंक कर रहा होगा। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये जो फर्स्ट इक्वेशन था और ये जो सेकंड इक्वेशन था मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या हो जाएगा, L1 इंटू L2 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, φ1 इंटू N1 अपॉन I1 इंटू φ2 इंटू N2 अपॉन I2। और क्योंकि ठीक है, अब m की बात करते हैं भाई, ये मेरा थर्ड इक्वेशन था और ये मेरा फोर्थ इक्वेशन था, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं m स्क्वायर हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, φ1 इंटू N2 अपॉन I1 इंटू φ2 इंटू N1 अपॉन I2, इसको कैपिटल में लिख दीजिए। क्लियर हुआ। अब देखिए भाई, अगर हम लोग भाई इसको रीअरेंज करें, रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, इस वाले इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ, L1 इंटू L2 इक्वल टू, फ्लक्स को एक साथ लिख रहा है भाई, φ1 है, φ2 है, N1 है, N2 है, ठीक है। उसी तरीके से इस वाले इक्वेशन को भी मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ, m स्क्वायर इक्वल टू φ1 है, φ2 है, N1 है, N2 है, I1 है, I2 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये मान लेते हैं भाई मेरा इक्वेशन A है और ये इक्वेशन B है, तो दोनों का देखिए RHS वाला बराबर, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब क्या, L1 इंटू L2 बराबर होगा m स्क्वायर के ऊपर, स्क्वायर को अगर उधर भेजेंगे तो रूट चढ़ जाएगा, समझ में आया। और क्योंकि यहाँ पे हम लोग 100% कपलिंग लेके चल रहे थे, तो भाई यहाँ पे ये 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1 के जाएगा, क्योंकि अगर आप प्रैक्टिकल केस लेके चलेंगे तो 100% कपलिंग कुछ ना कुछ लीकेज हो जाता है, यहाँ पे आपका k लग जाता है, L1 L2 ये आ गया, जहाँ पे k क्या है मेरा, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। क्लियर हो गया। अब हम लोग भाई आगे आते हैं, तो अभी भाई हम लोग का जो फॉर्मूला आया, m इक्वल टू k इंटू रूट ओवर L1 इंटू L2, ठीक है। तो अगर k की बात करें तो क्या आ जाएगा भाई, ये रेशियो है, ये रेशियो आएगा किसका, m अपॉन रूट ओवर L1 इंटू L2 का, सही बात है। तो वही चीज़ है, यहाँ पे k का डेफिनेशन दिया भाई, k क्या है, तो k को हम लोग बोलते हैं द कपलिंग कोफिशिएंट, या फिर किसी किसी बुक में कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बोला जाता है भाई, इट इज डिनोटेड बाय k। और ये क्या है, रेशियो है किसका, म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय रूट ओवर, ठीक है। इसका वैल्यू क्या है, तो इसका मतलब क्या है भाई, जैसे k का वैल्यू जो हम लोगों ने 1 लिखा था भाई, ध्यान समझिए, अभी जो हम लोगों ने केस पढ़ा, m इक्वल टू k L1 अपॉन L2, और k क्या है, रेशियो है किसका, एक्चुअल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो समझिए भाई, k का जब हम लोगों ने 1 लिखा, यानी देखिए ना, k इक्वल टू क्या है आपका, m डिवाइडेड बाय L1 अपॉन, तो भाई k इक्वल टू 1 कब होगा भाई, सोचने वाली बात है, k का वैल्यू कब 1 होगा, जब ये वाला वैल्यू और ये नीचे वाला वैल्यू दोनों आपस में बराबर होंगे, तभी तो दोनों का कट के भाई वैल्यू 1 के बराबर आएगा, समझ में आया। तो वही चीज यहाँ पे डिफाइन किया गया भाई, k क्या है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकली वैल्यू ऑफ, अब इसको छोड़ देते हैं ना, ठीक है, बस अब समझिए, ये हम लोग का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये साफ साफ रेशियो बता रहा है भाई, इसका क्या मतलब है, और न्यूमेरिकल करेंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा। और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा आगे बढ़ता है।
अब हम लोग कनेक्शन के ऊपर आते हैं भाई, कनेक्शन के ऊपर आते हैं। यहाँ से हम लोग का मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। तो सेल्फ इंडक्टेंस समझ लिया, म्यूचुअल इंडक्टेंस समझ लिया, साथ ही साथ हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग समझ लिया भाई, और बहुत सारे हम लोगों ने फार्मूला को भी एक तरीके से प्रूव कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे भाई कि अगर आपके पास दो कॉइल है, कॉइल ए कॉइल बी, और ये दोनों अगर सीरीज में कनेक्टेड, अभी तक जो भी सीखा भाई उसमें क्या था, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थे भाई, ठीक है। तो हेडिंग डाल दीजिए भाई, हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे सीरीज कनेक्शन, और यहाँ पे केस 1 चल रहा है एडिंग फ्लक्स, ठीक है, या फिर कहिए एडिंग नेचर। तो अब देखिए भाई यहाँ पे क्या होता है, ये दोनों मैंने ऐसे जोड़ दिया, और यहां से हम लोग भाई मान लेते हैं सप्लाई दे रहा है, स्विच भी दिखा देते हैं, ध्यान समझिए। जैसे स्विच क्लोज करेंगे, और डीसी का मतलब ये नहीं भाई डीसी दे रहा है, बस समझिए भाई मेरा समय के साथ वेरी हो रहा है करंट, ठीक है, और ग्रो कर रहा है। करंट मेरा कैसे बहेगा भाई, ऐसे बहेगा, पीछे से घूम के ऐसे ही जाएगा ना, फिर यहाँ से आएगा ऐसे, फिर ऐसे जाएगा। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे दो कॉइल है, दोनों कॉइल के अंदर करंट हम लोगों ने दे दिया। फ्लक्स देखते हैं भाई, अगर दोनों कॉइल के चलते जो फ्लक्स बनेगा वो अगर ऐड हो जाता है, सेम डायरेक्शन में जाता है भाई, तो उसको हम लोग बोलेंगे एडिंग कनेक्शन है, सीरीज एडिंग करेंगे, क्योंकि दोनों कॉइल को हम लोगों ने सीरीज में जोड़ रखा है। तो भाई अगर आप देखें तो करंट मेरा नीचे तरफ जा रहा है, तो फ्लक्स जो बनेगा इस कॉइल के चलते इस तरीके से बनेगा, सही बात है। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो भाई इसका भी फ्लक्स इसी डायरेक्शन में बहेगा, तो दोनों फ्लक्स क्या हो रहा है भाई, सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना। ये मान लेते कॉइल 1 था, कॉइल 2 था भाई, 1 के चलते फ्लक्स 1, 2 के चलते फ्लक्स 2, दोनों एक ही डायरेक्शन में आए, नहीं दोनों ऐड हो जाए, इसको हम लोग बोलेंगे भाई ये जो है मेरा सीरीज कनेक्शन है, और एडिंग फ्लक्स हो रहा है, नहीं एडिंग नेचर का कनेक्शन हो रहा है ये। तो अब देखिए भाई हम लोग को पता है, फिर से समझिए कि भाई टी इक्वल टू 0 माइनस पे, यानी स्विच क्लोज करने से पहले करंट 0 था दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों सीरीज में कनेक्टेड है भाई, तो दोनों में करंट 0 था, तो फ्लक्स भी 0 होगा। और जैसे ही हम लोगों ने t इक्वल टू 0 इंस्टेंट में स्विच क्लोज किया, तो भाई अभी भी क्या कहेगा भाई, मेरे अंदर करंट अभी भी 0 होना चाहिए, ये भी कहेगा भाई मेरे अंदर करंट अभी भी 0 होना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं भाई कि धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या इसमें करंट बनने लगेगा, इसमें भी करंट बनेगा, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है, जो करंट यहाँ जा रहा है वही करंट इसमें भी जाएगा। तो भाई अब क्या करेंगे, ये इंडक्टर को पसंद नहीं भाई चेंजिंग करंट, तो ये अपोज करने के लिए क्या करेगा भाई, अपना ईएमएफ इंड्यूस करवाएगा ये। तो भाई सबसे पहले देखिए हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर। तो हम लोग को पता है भाई ये ईएमएफ बनाएगा और ये भी अपना ईएमएफ बनाएगा, लेकिन अब सवाल है कि भाई इसका डायरेक्शन क्या लिखें, इसका प्लस माइनस किधर दिखाएं। तो हम लोग को ये पता है भाई कि ये जो ईएमएफ है ये इस तरीके से बनाएगा कि भाई इसके चलते जो करंट बनेगा, इस ईएमएफ के चलते भाई ये करंट आएगा जिसको इंड्यूस्ड करंट बोलते हैं, और इस करंट के चलते एक फ्लक्स बनेगा, और ये फ्लक्स इस तरीके से बनाएगा कि भाई इस वाले फ्लक्स को क्या करे, अपोज करे। अपोज करने मतलब क्या कि भाई अगर मेरा एक्चुअल फ्लक्स मेरा इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो भाई ये जो फ्लक्स बनेगा इंड्यूस्ड करंट ये इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। समझे, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इंड्यूस्ड फ्लक्स, इंड्यूस्ड करंट के चलते जो फ्लक्स बना इंड्यूस्ड फ्लक्स अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि इसको कैंसिल करेगा, ये पसंद नहीं है इसको चेंजिंग नेचर, क्योंकि इसी चेंजिंग नेचर कारण क्या करे, ईएमएफ बना रहा हो फिर करंट बना रहा हो फिर इसको अपोज करे। अब यहाँ पे देखते हैं इसका ये एक्चुअल फ्लक्स है भाई जो इधर की तरफ जा रहा है ना। तो भाई ये क्या करेगा, इस फ्लक्स को अपोज करने के लिए क्या करेगा, अपना एक ईएमएफ इंड्यूस करवाएगा, इसके चलते करंट बहेगा, वो करंट के चलते अपना ये फ्लक्स बनाएगा। तो ये फ्लक्स क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। क्लियर हुआ, इसका भी ये हो गया इंड्यूस्ड फ्लक्स। तो अगर आप ध्यान से देखें इस कॉइल के चलते जो भाई फ्लक्स बना है, इंड्यूस्ड फ्लक्स बना है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। इस कॉइल के चलते भी जो फ्लक्स बना है ये भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये फ्लक्स और ये फ्लक्स दोनों एक साथ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E1 और ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा E2, ये दोनों मिल करके भाई ये दोनों फ्लक्स बना रहे हैं, दोनों एक साथ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है भाई। इसका मतलब क्या हुआ, कहना मतलब क्या ना भाई, देखिए
ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ भाई, क्योंकि इसको फ्लक्स अपोज करना है, ठीक है। फ्लक्स अपोज कब करेगा, ये फ्लक्स कब होगा भाई बताइए, जब इधर से जो करंट आ रहा है, बैटरी से जो करंट निकल रहा है भाई, मान लेते I1 है, तो भाई I1 को कम करेंगे तभी तो ये वी फ्लक्स कम होगा। समझ में आ रहा है बात को। अब मुझे बताइए I1 कैसे कम होगा भाई, I1 तभी कम होगा जब यहाँ पे जो ईएमएफ बनेगा इसका प्लस है इसका माइनस ऐसे दिखा दो, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस दिखा है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि इसका प्लस ये बैटरी की तरफ बिहेव कर रहा है कॉइल अपने आप में, क्योंकि ईएमएफ बना दिया, तो इसका प्लस इसका प्लस एक साथ में, तो दोनों बैटरी क्या हो जाएगा, अपोज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, समझ में आया। तो वही है भाई कि ये कॉइल जो ईएमएफ बना रहा है E1 और ये कॉइल जो ईएमएफ बना रहा है E2, तो ये दोनों एक साथ ऐड होंगे, यानी इसका भी प्लस माइनस होगा। अब ध्यान से देखिए, इसका प्लस इसका माइनस, इसका प्लस, ये दोनों दिख रहे हैं, ये दोनों का देखिए यहाँ पे एक का माइनस एक का प्लस है। टॉर्च वाला सेल का मैंने आपको बताया था, कि भाई इसका प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। टॉर्च में ऐसी तो सेल डालते हैं हम लोग, याद कीजिए, माइनस है प्लस है, फिर दूसरे वाले बैटरी का माइनस है प्लस, तो यहाँ पे बैटरी जुड़ जाता है। ये 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, तो आपको यहाँ पे नेट वोल्ट कितना मिलेगा, 4 वोल्ट मिलेगा भाई। क्लियर हुआ। तो समझिए कि भाई ये दोनों ईएमएफ जो है E1 और E2, जिसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे हैं भाई, क्योंकि ये दोनों ईएमएफ अपने अपने कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड हुआ है, तो ये दोनों मिल करके क्या कर रहा है, सेम डायरेक्शन में फ्लक्स बना रहा है। और ये दोनों फ्लक्स क्या कर रहा है, इस मेन फ्लक्स को अपोज कर रहा है। अगर ये कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि भाई मेरा यहाँ से करंट कम हो रहा है। ये करंट कम करने का मतलब क्या है, ये दोनों वोल्टेज क्या होंगे, ये दोनों वोल्टेज पहले ऐड हो जाएगा, और ये दोनों वोल्टेज ऐड होकर क्या करेगा, इस मेन वोल्टेज को अपोज कर देगा, सब्ट्रैक्ट करें, यानी दोनों वोल्टेज ऐड होगा। देख रहे हैं, इसका माइनस है प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएगा। यानी हम लोग कहेंगे कि भाई जो E1 है, यहाँ पे देखिए केवीएल लगा देता हूँ, सबसे बेस्ट। हम लोग वोल्टेज यहाँ पे मान लेते हैं V वोल्ट अप्लाई किया हुआ है, माइनस ये अपोज कर रहा है, माइनस ये भी अपोज कर रहा है, मस्ट बी इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, दोनों देख रहे हैं माइनस है माइनस है, दोनों ऐड हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस में से ऐड होता है ना भाई, -2 -3 क्या हो जाएगा, ऐड होगा ना दोनों, यानी दोनों एक दूसरे के सपोर्ट में है, और ये दोनों मिल करके क्या कर रहा है, इस वोल्टेज को कम कर देगा। ठीक है, क्योंकि नेट वोल्टेज डिफरेंस हो गया ना, इसके चलते कुछ वोल्टेज आएगा दोनों चलते, तो V माइनस E, तो ओवरऑल वोल्टेज मेरा कम, वोल्टेज कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस ही कम हो गया, तो करंट कम हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो क्या हो जाएगा, उधर भेजते हैं उसको E1 प्लस E2, और हम लोग को पता है भाई कि सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इसके लिए क्या लिख दें, LdI1। तो अभी देखते हैं भाई, अभी हम लोगों ने यहाँ पे E1 और E2 की कहानी खत्म कर दिया। अब हम लोग आते हैं भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण भी तो एक तरीके से ईएमएफ बनेगा, समझ रहे हैं। तो इसका तो कहानी खत्म हो गया भाई, इसको हम लोग हटाते हैं यहाँ से, क्योंकि भाई यही सब आपको समझना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को यहीं पे दिक्कत होता है, और अगर ये सब नहीं समझे, मैनुअली चीज नहीं समझेगा भाई, तो डॉट से आपको क्या समझ में आएगा। टीचर लोग आपको यहाँ पर डॉट लगा दे, यहाँ पर डॉट लगा दे, भाई कोई मतलब ही नहीं उसका, जब तक आपको ये इस तरीके से आप तोड़ के नहीं समझ पा रहे। तो अब देखिए भाई, हम लोग को इतना तो पता है, हम लोग म्यूचुअल इंडक्टेंस कारण जो बनेगा उसके ऊपर बात कर रहे हैं, सब मिटा देते हैं, अब सब जरूरत नहीं है। हम लोग को इतना पता है भाई कि इन दोनों कॉइल के चलते जो म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू आ रहा है वो तो कांस्टेंट होता है, दोनों के लिए सेम रहता है, सही बात है। अब देखिए, हम लोग मान लेते हैं कि भाई सबसे पहले इसके अंदर जो करंट है, करंट तो दोनों में बह रहा है, लेकिन एक बार में इसको लेके चल रहा है कि भाई इसमें करंट आ रहा है, और इसके चलते जो फ्लक्स बन रहा है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा इसमें लिंक कर रहा होगा। ठीक है, और कुछ ना कुछ हिस्सा लिंक कर रहा है, मतलब क्या, इसके अंदर भाई ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वो ईएमएफ क्या होगा, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ कहलाएगा। क्लियर हुआ, क्लियर हो रहा है। तो समझिए हम लोग यहाँ पे एक बार में इसको लेके चल रहे हैं, इसको लेके चल रहा है भाई, तो इसमें जो करंट बह रहा है कैसे बह रहा है, अब इसको भूल जाइए, समझिए कि इसमें कोई सप्लाई नहीं आ रहा है, मान लेते हैं डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, इसका मतलब क्या, फ्लक्स कैसे बनेगा, इस डायरेक्शन बनेगा, सही बात है। तो हम लोग मान लेते भाई कुछ फ्लक्स का हिस्सा जो है इस वाले के साथ लिंक कर रहा है, इसको हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए, ये इस तरीके से लिंक कर रहा है। तो अब देखिए कि भाई इसके अंदर फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे है, इस डायरेक्शन में मेरा फ्लक्स है, तो भाई ये इंडक्टर क्या कहेगा कि भाई मेरे को ये चेंजिंग फ्लक्स पसंद नहीं है, इसको ये अपोज करना चाहेगा, तो इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा भाई, अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करवाएगा। मान लेते हैं कॉइल कनेक्टेड है भाई, इसको आप ऐसे समझिए ना, मतलब फर्स्ट के तोड़ के समझिए, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस करवाएगा, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इसके चलते करंट आएगा। तो कहने मतलब क्या है भाई, ये इस तरीके से करंट बहेगा ना, इसका फ्लक्स इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये फ्लक्स के चल इसको पसंद नहीं, इसको अपोज करने के लिए इधर बनाएगा ये। ठीक है, इसको कर देता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड फ्लक्स।
इतना समझ में आया कि भाई फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे रहेगा। और यहां पे ध्यान समझिए कि भाई म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते भी जो फ्लक्स बना वो सेम ही डायरेक्शन में बना जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते। जैसे इसमें जब पहली बार सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ था E2, तो E2 के कारण भी तो फ्लक्स आपका इसी डायरेक्शन में बना था, समझ रहा है, और म्यूचुअली कारण भी इसी डायरेक्शन बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ है E2 यानी EM2, कलर चेंज करता है, ये जो वोल्टेज है भाई, ये वोल्टेज क्या हो रहा है, इन्हीं का सपोर्ट कर रहा है, इन्हीं के साथ सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि भाई इस वोल्टेज के कारण क्या फ्लक्स इसी के डायरेक्शन बन रहा है और इसी के डायरेक्शन बन रहा है, तभी तो ये फ्लक्स कम कर रहा है। यानी ये वोल्टेज क्या कर रहा है भाई, ओवरऑल इस वोल्टेज को अपोज कर रहा है, जो मेन वोल्टेज को अपोज कर रहा है। ठीक है, अब सेकंड केस में आता है भाई। सेकंड केस में क्या कर रहा है भाई कि अब इस बार हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, इसमें मान लेते हैं, मेरा पहले दिखा देते हैं पूरा कंप्लीट करके। हम लोग क्या कर रहे हैं भाई कि इसमें मान लेते हैं, क्योंकि सीरीज कनेक्शन तो करंट तो आपका ऐसे ही आएगा ना पीछे घूम के, ठीक है। तो फ्लक्स इसमें जो एक्चुअल फ्लक्स बन रहा है भाई, ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, लेकिन भाई आप देख रहे हैं कि ये फ्लक्स क्या होगा, इसमें से कुछ ऐसे लिंक करके इस बगल वाले के साथ भी लिंक करेगा, ठीक है। तो अब देखिए इसमें जो फ्लक्स आ रहा है ये इस डायरेक्शन में, म्यूचुअल फ्लक्स। तो भाई इसको पसंद नहीं है, ये जो फ्लक्स सेटअप हुआ है 5 to 1 इसका फ्लक्स, इसमें इसको पसंद नहीं है, फ्लक्स नहीं पसंद नहीं, समझते ये अपोज करेगा भाई, इस डायरेक्शन में अपना फ्लक्स इंड्यूस्ड करवा देगा ये, और ये इंड्यूस्ड कराएगा, समझते क्या, इस डायरेक्शन में ये इंड्यूस्ड करवाएगा ना अपना फ्लक्स, और ये म्यूचुअली इंड्यूस्ड फ्लक्स होगा। तो भाई ये कैसे बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग का एक वोल्टेज बनेगा, इसके चलते करंट बनेगा, उस करंट के चलते फ्लक्स बन रहा है। तो अब देख रहे भाई इसका जो फ्लक्स का डायरेक्शन है म्यूचुअली फ्लक्स, ये क्या है, अगेन उसी डायरेक्शन में है, उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में इस वोल्टेज कारण बना, इस वोल्टेज कारण बना, और यहाँ पे जो वोल्टेज बना इसके कारण। यानी इसमें सारे के सारे वोल्टेज भाई सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते वोल्टेज और म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ वोल्टेज सारे के सारे एक साथ ऐड हो जाएंगे, और सारे मिल करके इसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे, या फिर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। समझ में आया? तो थोड़ा सा आप सोचिए भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पे केवीएल लगाते हैं, पूरा केवीएल लगाए तो क्या होगा भाई, V माइनस E1 सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस E2 सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ और माइनस अगेन म्यूचुअल इंड्यूस्ड ईएमएफ मस्ट बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। सब माइनस क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि सारे के सारे जो वोल्टेज है भाई, सेल्फ म्यूचुअल, ये सभी के चलते जो फ्लक्स बन रहा है भाई, ये सभी के चलते जो फ्लक्स बन रहा है ये सेम डायरेक्शन बन रहा है, और जो मेन फ्लक्स बन रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन बन रहा है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने सारे वोल्टेज को एक साइन से दिखा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई आपको। अब इनका वैल्यू कैसे लिखेंगे, E1 क्या होगा, E2 क्या होगा, तो देखिए V माइनस क्या हो जाएगा, L di1 अपॉन dt, क्योंकि सीरीज कनेक्शन है भाई, तो जो करंट इसमें वही करंट इसमें भी आएगा, है ना, माइनस L di1 अपॉन dt माइनस M di1 अपॉन dt, इस तरीके से माइनस M di1 अपॉन dt। म्यूचुअल इंडक्टेंस कारण जो ईएमएफ बनता है ऐसे ही बनता है ना, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबको उधर भेजते हैं भाई, तो सारे के सारे उधर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे, और इसको 1 कर लेते हैं, L1 L2 कर लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। मान लेते हैं एक कॉइल का L1 है, दूसरे का L2 है, ओके। प्लस M di1 अपॉन dt प्लस M di1 अपॉन dt। अब भाई यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, क्या, di1 अपॉन dt कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर में क्या बचेगा, L1 प्लस L2 प्लस ये दोनों ऐड हो जाएगा, M प्लस M यानी 2M हो जाएगा। अब हम लोग को ये भी पता है भाई कि जैसे मान लेते हैं हम लोग का ये जो कॉइल था ना, मान लेते हैं ओवरऑल जो इंडक्टेंस आ रहा है, इन सब के चलते जो इंडक्टेंस आ रहा है कुछ ना कुछ ओवरऑल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस होगा ना, ये मान लेते हैं LT है भाई, टोटल इंडक्टेंस, ठीक है। तो भाई अगर हम देखें कि भाई जो EMF इंड्यूस्ड होगा कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड होगा कितना हो जाएगा, बुक के साथ सिंक्रोनाइज होते हैं थोड़ा,
यहाँ पे वही किया ना भाई, अब माना गया ना, लेट कैमरे का बैटरी भाई डाउन हो गया था, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ भाई, लेट द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल इन सीरीज एडिंग कनेक्शन इज एल इक्विवेलेंट। ठीक है, एल इक्विवेलेंट बोलिए या फिर एल टोटल बोलिए, वही हम लोगों ने एज्यूम किया हुआ है। तो अभी हम लोग वापस से आते हैं कॉन्सेप्ट के ऊपर। अभी जैसे यहाँ पे देखिए, ये हम लोग का कनेक्शन था ना, इस तरह कनेक्शन था, तो अभी हम लोगों ने बोल दिया भाई कि मान लेते हैं हम लोग का जो टोटल इंडक्टेंस देखने को मिल रहा है कॉइल ए कॉइल बी के चलते, है ना, ये हम लोग का एल इक्विवेलेंट लिखिए या फिर एल टी लिखिए भाई, टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस। ठीक है, तो सीधी सी बात है भाई, अगर हम लोग, और हम लोग को पता है भाई इसके अंदर हम लोग केवीएल लगाएं, ओवरऑल अगर केवीएल लगाते हैं तो हम लोग को पता है कि भाई हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टोटल वोल्टेज जो मेरा अप्लाई था ये V, क्योंकि भाई अभी बैटरी डेड हो गया ना कैमरे का, ये सब ऑलरेडी आपका बता दिया था मैंने, लेकिन फिर से V माइनस, अब भाई टोटल इंडक्टेंस ही मैंने मान लिया एल टी है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टोटल इंडक्टेंस चलते जो इंड्यूस्ड ईएमएफ बने वो क्या हो जाएगा, एल टी इंटू डी आई वन अपॉन डी टी मस्ट बी इक्वल टू 0। कहना मतलब क्या है भाई कि ये जो वोल्टेज मैंने यहाँ पे दिखाया ना, ये जो वोल्टेज दिखाया मैंने, ये टोटल वोल्टेज है जो कि इंडक्टेंस कारण मिल रहा है, और यही चीज हम लोगों ने यहाँ पे इस इक्वेशन में क्या किया हुआ है, तोड़ तोड़ के दिखा रखा है, समझे। तो टोटल वोल्टेज जो है इतने के बराबर होगा। तो अब देखिए ये जो आपका V माइनस एल टी इंटू डी आई वन अपॉन डी टी है, इसको उधर भेज देते हैं, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में चला जाएगा। क्लियर हुआ। तो एक तो भाई मेरा ये इक्वेशन बना, और एक इक्वेशन मेरा यहां पे है, इसको मैं मिटा देता हूं। एक इक्वेशन मेरा ये आया हुआ था, और क्योंकि यहां पे भी भाई सप्लाई वोल्टेज, यहां पे भी सप्लाई, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, तो V बराबर V करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल टी डी आई वन अपॉन डी टी मस्ट बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर वाला वैल्यू डी आई वन अपॉन डी टी, यहाँ पे हो जाएगा आपका L1 प्लस L2 प्लस 2m, डी आई वन अपॉन डी टी, डी आई वन अपॉन डी टी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग को भाई जो टोटल इंडक्टेंस है इसका वैल्यू पता चल जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस 2m। क्लियर हुआ। तो ये मेरा सीरीज एडिंग में है कि भाई टोटल इंडक्टेंस अगर आपका दोनों कॉइल के फ्लक्स वो ऐड हो रहा है तो इतने के बराबर होगा। अब हम लोग सेकंड केस के ऊपर आते हैं भाई। सेकंड केस है हम लोग का यहाँ पे अपोजिंग वाला, केस 2 सीरीज अपोजिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट कॉइल हो गया, अपोजिंग मतलब क्या, दोनों के चलते जो दोनों कॉइल से जो फ्लक्स बनेगा वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है ना। ये सेकंड कॉइल हो गया, इसमें अलग अलग बुक में अलग अलग डायग्राम दिखाता है भाई, यहीं से दिखा देते हैं इसको। हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई इस बार इसको ऐसे ना करके यहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग स्विच लगा करके ये हम लोग का इस तरीके से V वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोनों में जो है ना, क्योंकि भाई करंट मेरा ऐसे, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव करंट ऐसे बहेगा तो पीछे से घूम के करंट इसमें ऐसे आएगा, लेकिन इसमें देखिए इसमें इधर से यानी ऊपर जा रहा है, फिर ऐसे पीछे घूम के फिर से ऊपर ऊपर। तो अब देखिए इस बार क्या होगा, इसमें जो फ्लक्स बनेगा ये इस डायरेक्शन में बनेगा, एक्चुअल फ्लक्स कॉइल 1 के चलते, और इसका जो फ्लक्स बनेगा ये इस डायरेक्शन बनेगा भाई कॉइल 2 के चलते। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और कभी कभी क्या होता है कि इसी डायग्राम को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं भाई, फर्स्ट कॉइल और इधर सेकंड कॉइल दिखाते हैं। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, वाइंडिंग का ओरिएंटेशन चेंज कर दे रहा हूँ। वाइंडिंग का ओरिएंटेशन पहले हम लोग ऐसे कर रहे थे ना, ऐसे ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था भाई, ऐसे मैं उल्टा घुमा दे रहा हूँ उसको, इस तरीके से उल्टा घुमा दे रहा हूँ। ओके, तो इस बार देखिए हम लोग ऐसे अगर जोड़ते हैं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, फ्लक्स मेरा अपोज हो जाएगा। स्विच क्लोज होगा तो यहाँ से करंट चलेगा I1, पीछे से घूम के ऐसे आएगा इसमें करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड मेरा ऐसे बनेगा, ऐसे चलते φ1। लेकिन यहाँ पे देख रहे भाई ये फ्लक्स ऊपर चढ़े पीछे से घूम के जा रहे हैं, ओरिएंटेशन चेंज करने से क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो इसमें फ्लक्स मेरा ऐसे बनेगा।
तो ये भी कनेक्शन सही है, ये भी कनेक्शन सही है, ठीक है। तो कनेक्शन आपको इस तरीके यानी वाइंडिंग का ओरिएंटेशन इस तरीके से रखना है कि भाई एक में अगर डाउनवर्ड जा रहा है तो दूसरे में मेरा अपवर्ड होना चाहिए। तो इतना आपको समझ में आ गया भाई। तो ये डायग्राम लेके चले या फिर ये डायग्राम लेके चले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम लोग भाई इजी मेथड रखने के लिए इसी वाले डायग्राम को लेके चलते हैं। देखिए अब हम लोग को पता है भाई, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है, ध्यान समझिएगा, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है भाई, तो यहां से जो करंट निकल रहा है ये I1 है और यही करंट इसमें भी जाएगा, यही करंट इसमें भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको थोड़ा सा छोटा करता है, ओके। तो सबसे पहले समझिए भाई कि स्विच क्लोज करने से पहले इसमें भी फ्लक्स जीरो था, इसमें भी फ्लक्स जीरो था, या फिर इसमें करंट जीरो, इसमें सब में करंट जीरो था भाई, कोई करंट नहीं बह रहा था। तो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो ये कॉइल क्या कहेगा भाई, मेरे अंदर अभी भी करंट जीरो होना चाहिए। करंट जीरो कहने मतलब क्या, यहाँ पे भाई अपना ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएगा, जिसको हम लोग सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे। और ये क्या करेगा, इधर से जो करंट आ रहा है इसको भाई कम करने की कोशिश करेगा। तो कम कैसे कम करेगा बताइए, ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज क्या होगा, एक दूसरे का अपोज करेंगे तभी ना। तो इसका अगर ये प्लस है तो यहाँ पे भी अपना ये प्लस बना लेगा, यहाँ माइनस, ये प्लस यानी अपोज कर रहा है। क्लियर हो गया। इस पे आते हैं, स्विच ऑन करने से पहले इसके अंदर करंट जीरो था, फ्लक्स जीरो था, अभी भी चाहेगा भाई कि जैसे आप स्विच क्लोज, अभी भी क्या कहेगा भाई, मेरे अंदर अभी भी फ्लक्स जीरो होना चाहिए, करंट भी जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या, ये भी भाई ये भी अपना करंट कम करने की कोशिश करेगा, ये जो मेन करंट है उसको कम करने की कोशिश अपोज करेगा। तो अपोज कैसे करेगा कि भाई ये भी क्या कर दे, अपना ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएगा, इसका प्लस है इसका प्लस, देख रहे हैं एक ही साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। यानी ये दोनों भाई, ये ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ है और ये ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ है, ये दोनों मिलकर क्या कर रहा है, इस मेन करंट को कम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये दोनों वोल्टेज आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों वोल्टेज जुड़ जाएंगे, यानी दोनों वोल्टेज जुड़ेंगे मतलब क्या, कुछ इस तरीके का कनेक्शन होगा यहाँ पे, ठीक है। माइनस प्लस, फिर इसका माइनस, फिर इसका प्लस। अब देख भी रहे हैं, इसका प्लस है, फिर इसका माइनस है, फिर इसका प्लस है, फिर इसका माइनस, अल्टरनेट चल रहा है। यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि भाई E1 और E2 जुड़ेगा, ये दोनों एक साथ रहेगा। क्लियर हुआ। क्योंकि इस E1 के चलते यहां पे भाई एक करंट बहेगा, इंड्यूस्ड करंट, और इस करंट के चलते एक फ्लक्स बनेगा जिसको हम लोग इंड्यूस्ड फ्लक्स बोलेंगे। और ये फ्लक्स का डायरेक्शन क्या होगा, जस्ट अपोजिट, क्योंकि φ1 इधर जा रहा है तो ये अपना इधर बनाएगा इंड्यूस्ड फ्लक्स, और ये भी अपना इधर ही बनाएगा। ये मतलब फ्लक्स के हिसाब से मत सोचिए भाई, क्योंकि देखिए ऐसे भी समझिए ना, ये अपना इधर जा रहा है, इसका फ्लक्स तो इधर करने की कोशिश कर, लेकिन वो सीरीज है ना, सीरीज कनेक्शन है भाई। तो सीरीज कनेक्शन में क्या, दोनों में करंट सेम ही है, समझ में, दोनों में करंट सेम है, तो ये सीधी सी बात है, ये अपना वोल्टेज बनाएगा इस तरीके से कि भाई ये क्या करे, इस मेन करंट को अपोज करे। क्लियर हुआ ना। तो इतना आप समझिए। अब हम लोग थोड़ा सा आगे आते हैं भाई, थोड़ा सा आगे आते हैं, उसका डायरेक्शन दिखा देता है। ऐसे है तो इधर बनेगा इसका φ2। तो सेल्फ का तो भाई कहानी खत्म हो गया, सेल्फ को हम लोग हटाते हैं। अब आते हैं म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के ऊपर। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ में क्या होगा भाई, यहां पे थोड़ा आपको ध्यान से सोचना है। हम लोग सबसे पहले कॉइल 1 के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि भाई मान लेते हैं इसमें जब करंट बहा तो ये फ्लक्स सेटअप हो गया φ1। अब इसका छोड़ दीजिए, अभी इसके अंदर इमेजिन कीजिए इसमें कोई करंट ही नहीं भाई, डिस्कनेक्शन बनी, कोई करंट नहीं है इसमें। तो भाई ये जो फ्लक्स बना, ये फ्लक्स क्या होगा, कुछ हिस्सा, इस फ्लक्स का कुछ हिस्सा ये जो सेकंड कॉइल है भाई इसमें भी लिंक करने की कोशिश करेगा। ये मान लेते हैं मेरा फ्लक्स कुछ पहुंचा φ1 2। तो भाई क्योंकि इस कॉइल के अंदर हमेशा फ्लक्स जीरो होना चाहिए, वही इमेजिन कीजिए भाई, t = 0 इंस्टेंट पे स्विच क्लोज किया तो भाई पहले वो तो समझिए ना, ये हमेशा क्या है, चेंजिंग फ्लक्स उसको पसंद नहीं, चेंजिंग फ्लक्स पसंद नहीं होता है, इसको अपोज करेगा। अपोज करने इसमें फ्लक्स का डायरेक्शन कैसे जा रहा है, ये डायरेक्शन पकड़िए, यहाँ पे फ्लक्स का डायरेक्शन इसमें ऐसे जा रहा है भाई, ठीक है। तो क्या करेगा, यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएगा, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्योंकि भाई इसके कॉइल के अंदर जो फ्लक्स बना है उस फ्लक्स को यहाँ पहुंचने के कारण यहाँ पे भाई यहाँ पे बन रहा है ना, तो ये ईएमएफ इंड्यूस को म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा और इसके चलते करंट बहेगा, उसके चलते फ्लक्स बनेगा। ये फ्लक्स क्या होगा, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है ना, यानी ये अगर फ्लक्स इस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, ध्यान समझिए, इस डायरेक्शन में अगर जा रहा है तो भाई ये अपना फ्लक्स क्या करेगा, इसको अपोज करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्लक्स बनाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ, उसके चलते करंट बहा, इसको हम लोग म्यूचुअली इंड्यूस्ड करंट बोल रहे हैं, इसके चलते एक फ्लक्स बनेगा जिसको हम लोग म्यूचुअली इंड्यूस्ड फ्लक्स बोल रहे हैं भाई। तो ये फ्लक्स जो है इस डायरेक्शन में बहेगा, अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे। तो अब ध्यान से देखिए, अगर मेरा फ्लक्स ऐसे है तो भाई करंट कैसे बनेगा, करंट मेरा ऐसे बनेगा, करंट मेरा
ऐसे बनेगा ऊपर की तरफ। और अगर आप ध्यान से देखें भाई कि इसके अंदर जो बैटरी के कारण जो करंट बह रहा था ये भी ऊपर की तरफ ही था। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो बैटरी के चलते जो फ्लक्स बना और जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते जो फ्लक्स बना ये दोनों सेम डायरेक्शन में है। यानी ये जो करंट आएगा भाई म्यूचुअली इंड्यूस्ड करंट, ये करंट जो है बैटरी वाले करंट के डायरेक्शन में जा रहा है। क्योंकि भाई आप समझिए ना मैं क्या बोल रहा हूं उसको, यहां पे जो फ्लक्स बन रहा है भाई इस डायरेक्शन में बनना चाहिए इसको, क्योंकि इसका जो एक्चुअल फ्लक्स है जिसके कारण इसमें ईएमएफ इंड्यूस उसको अपोज करने के लिए इसका अपोजिट डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन बनाने का मतलब क्या है, इसमें करंट ऐसे और व्हाइट वाला लाइन माना कोई बैटरी के कारण जो करंट बह रहा है उसका, तो ये दोनों करंट क्या होगा, ऐड हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ ये इस बैटरी के वोल्टेज के साथ जुड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम लोग लिखेंगे V, यानी अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं कि भाई अगर इसका पोलैरिटी प्लस माइनस है तो यहाँ पे जो पोलैरिटी बनेगा इसका प्लस माइनस अपोजिट दोनों जुड़ जाएंगे। बस इतना समझिए, इसके साथ भाई ये वाला इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला वोल्टेज जुड़ेगा। क्लियर हो गया? अब हम लोग आगे आते हैं। अब सेकंड केस आते हैं भाई, सेकंड केस। अब सेकंड केस कहने का मतलब क्या है, इस बार जस्ट उल्टा ले लेंगे हम लोग। देखिए सही है, जो एक्चुअल करंट बह रहा भाई बैटरी के कारण उसको दिखा देते हैं। अब समझिए हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, मान लेते हैं एक क्षण के लिए समझिए भाई इसमें कोई भी करंट नहीं है, अब इसको रहने देते हैं। देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके कारण भाई इसके कारण जो फ्लक्स बना हो, क्योंकि करंट ऐसे आ रहा है तो फ्लक्स मेरा इसके चलते कैसा बनेगा, फ्लक्स मेरा ऐसे जाएगा, इसका ऐसे इस डायरेक्शन फ्लक्स बन रहा है, तो यहाँ से फ्लक्स निकलते हुए इस वाले कॉइल के साथ लिंक करके ऐसे जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो एक्चुअल फ्लक्स जा रहा है भाई ये हो जाएगा phi 2 1 का, यानी फ्लक्स 2 का कुछ हिस्सा यहाँ पे पहुंच रहा है, 1 के साथ लिंक कर रहा है। तो भाई इसको तो फ्लक्स पसंद नहीं है, ये वाला ये फ्लक्स पसंद नहीं है, तो इसको अपोज करने के लिए क्या करेगा, अपने अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड करवाएगा जिसको म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलेंगे, और इसके चलते मेरा एक करंट बहेगा। ठीक है, म्यूचुअली इंड्यूस्ड करंट, और इसके चलते मेरा फ्लक्स बनेगा म्यूचुअली इंड्यूस्ड फ्लक्स। लेकिन ये फ्लक्स कैसा बहेगा, इसको कैंसिल आउट करना तो फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे बहना चाहिए, और अगर ये ऐसे बह रहा फ्लक्स का डायरेक्शन ऐसे बह रहा है, इसका मतलब करंट का डायरेक्शन कैसे होगा, जस्ट डाउनवर्ड भाई। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ग्रीन वाला जो है यहाँ पे जो ग्रीन कलर से हम लोगों ने दिखा रखा है, ये ग्रीन वाला जो करंट दिखा रखा हम लोगों ने, ये तो बैटरी का करंट था, बैटरी के चलते करंट बह रहा था इसमें, और भाई म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते जो करंट है वो भी एक तरीके से इसी डायरेक्शन में जा रहा है। समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या हुआ कि भाई म्यूचुअली इंड्यूस्ड के कारण जो करंट आया, जो बैटरी का जो करंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐड होके जा रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब क्या, यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ ये भी आपका क्या हो गया, इस वोल्टेज के साथ भाई सपोर्ट कर रहा है, जुड़ेगा। क्लियर हुआ? तो अभी हम लोग कहेंगे यहाँ पे कि भाई जो मेरा वोल्टेज है V वोल्ट का, इसके सपोर्ट में कौन कौन है, जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ भाई कॉइल 1 के चलते एंड कॉइल 2 के चलते, ये दोनों इसी के सपोर्ट में रहेगा। और वोल्टेज को अपोज कौन करेगा, अपोज कौन करेगा, जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ बना भाई, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो बना, इसको S से दिखा रहा हूं। ठीक है, ठीक है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ S1 S2, ये दोनों एक साथ जुड़ जाएंगे, और ये तीनों भाई वोल्टेज हो गया और ये सब एक साथ जुड़ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे केवीएल लगाते हैं। इतना समझ में आया, केवीएल लिखना भाई। तो मेरा V माइनस, ये दोनों तो माइनस हो जाएंगे भाई क्योंकि दुश्मन है इसके, प्लस क्योंकि भाई वोल्टेज का प्लस है तो भाई म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ का जो वोल्टेज होगा तो प्लस होगा। तो क्या होता है, इन दोनों के बीच में म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना भाई, मान लेते हैं M है, M लिख दिया मैंने, और ये क्या हो जाएगा, क्योंकि सीरीज करंट तो दोनों में सेम होगा ना, जो करंट इसमें वही करंट इसमें भी, di1/dt प्लस M di1/dt मस्ट बी इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू, इसको उधर भेजेंगे, इसका वैल्यू डाल दिए ना, L di1/dt हो जाए L1 di1/dt, और इसके वैल्यू डाल दीजिए
L2 मान लेते हैं इसका इंडक्टेंस है di1 अपॉन dt, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा L1 di1 अपॉन dt प्लस L2 di1 अपॉन dt, और इधर हो जाएगा माइनस m di1 अपॉन dt माइनस m di1 अपॉन dt। कॉमन ले लेते हैं di1 कॉमन ले लिया अपॉन dt, तो अंदर क्या बचेगा भाई L1 प्लस L2 माइनस 2m, क्योंकि माइनस m तो 2m हो जाएगा, माइनस 2m मस्ट बी इक्वल टू v। अब हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, उसी तरीके से मान लेते हैं कि भाई इस पूरे सर्किट का मान लेते हैं जो टोटल इंडक्टेंस है मेरा LT है, तो भाई इसके अंदर जो टोटल KVL इक्वेशन बनेगा, टोटल वोल्टेज माइनस टोटल इंडक्टेंस के कारण जो मेरा वोल्टेज बनेगा, ये क्या हो जाएगा LT इंटू di1 अपॉन dt मस्ट बी इक्वल टू 0, यानी ये जो वोल्टेज है इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते वोल्टेज हुआ है म्यूचुअल और सेल्फ, इसको हम लोगों ने यहाँ पे ओपन करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा LT di1 अपॉन dt, तो भाई ये एक मेरा इक्वेशन बना और एक इक्वेशन ये बना, इसमें भी v है इसमें भी है, तो v बराबर v कर देंगे, तो v बराबर v कर दीजिए, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू आ जाएगा LT इंटू di1 अपॉन dt, और इसका वैल्यू आ गया आपका di1 अपॉन dt L1 प्लस L2 माइनस 2m कट जाएगा, तो यहाँ से भाई मेरा अपोजिंग नेचर का आ जाएगा, ठीक है, L1 प्लस L2 माइनस 2m। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग भाई आते हैं सीधे सीधे पैरेलल कनेक्शन के ऊपर। अब हम लोग भाई यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं पैरेलल कनेक्शन। तो फर्स्ट केस देखते हैं, पैरेलल कनेक्शन विथ नो म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब यहाँ पे भाई सबसे पहला पॉइंट पढ़िए, स्टार मार्क लगा हुआ है कि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस जीरो कब होगा, कब जीरो हो सकता है ना। तो इसके लिए आपको समझना होगा कि भाई अगर मेरे पास एक कॉइल ऐसे रखा हुआ है और एक कॉइल भाई मान लेते हैं राइट एंगल पे रखा हुआ है इस तरीके से, है ना, इसमें हम लोग मान लेते हैं सप्लाई दे रहे हैं, सीधी सी बात, इसमें करंट आएगा इस तरीके से, तो भाई इसका जो फ्लक्स होगा ना ये लिंक ही नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऐसे ऐसे निकल जाएगा। फ्लक्स लिंकेज मतलब क्या, कॉइल के अंदर से पास होना चाहिए, ऐसे एक तरीके से पास होता है ना, तब हम लोग कहते हैं भाई फ्लक्स लिंकेज हो रहा है। तो अगर आपका 90 डिग्री पे आपका ये कॉइल रखा हुआ है, कॉइल ए और कॉइल बी, तो इसमें भाई कोई भी फ्लक्स लिंकेज होता है नहीं। इसका मतलब क्या भाई, इसका फ्लक्स यानी इस कॉइल का फ्लक्स जो है यहाँ तक पहुँच ही नहीं रहा है ना, 512 पहुँच ही नहीं रहा। सीधी सी बात, इसमें जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब क्या, जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्योंकि भाई स्टार्टिंग में म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेफिनेशन देखा था कि भाई अगर करंट में 1 एम्पियर पर सेकंड के हिसाब से बदलाव हो रहा है और अगर आपका 1 वोल्ट का ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा तो वहाँ पे हम लोग का म्यूचुअल इंडक्टेंस 1 हेनरी के बराबर था। तो भाई यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई फ्लक्स ही नहीं है, यानी कोई करंट ही चेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, है ना, फिर कहीं कोई वोल्टेज इंड्यूस नहीं हो रहा, तो म्यूचुअल फ्लक्स भी मेरा यानी म्यूचुअल इंडक्टेंस भी मेरा जीरो होगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। इसीलिए भाई जैसे हम लोग ट्रांसफार्मर में देखते हैं ना, ट्रांसफार्मर में 100% कपलिंग हो तो हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग को एक ही कोर पे एक तरीके से, क्योंकि सारा का सारा फ्लक्स जो होगा एक कॉइल का दूसरे कॉइल के अंदर से लिंक करके चला जाएगा। तो इसको बोलते हैं 100% कपलिंग, यानी दोनों एक ही एक्सिस पे रखे हैं। इसका मतलब यहाँ पे फेज शिफ्ट कितना है, 0 डिग्री का भाई, दोनों एक ही फेजर में, यानी दोनों को अगर मैं ऐसे दिखाऊं ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, लेकिन एक मेरा ऐसे है और एक मेरा ऐसे है, तो इसमें हम लोग का जो एंगल यानी थीटा है 90 डिग्री है भाई। तो यहाँ पे क्या होता है, एम का वैल्यू 0, और यहाँ पे क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है तो ये कितना हो जाए, एम इक्वल टू मैक्सिमम। तो सबसे पहले भाई इसी के लिए देखते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है कि भाई मान लेते हैं 2 इंडक्टर दिखाए, फिर 2 से अधिक भी दिखा सकते हैं भाई। और डॉट का मतलब यहाँ पे, डॉट के लिए तो अभी हम लोग जिक्र ही नहीं कर रहे भाई, इस पर आपको एक लेक्चर मिलेगा। कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, फर्स्ट कॉइल हो गया, सेकंड कॉइल हो गया, ओके, और यहाँ से डॉट का मतलब भाई जहाँ से मतलब दोनों में एक ही जगह से एंटर कर रहा है करंट, ठीक है।
तो इस तरीके से हम लोग का ये सिचुएशन है, लेकिन आपको ऐसे नहीं दिखाना है, इनके बीच में 90 डिग्री का फेस शिफ्ट होना चाहिए। ये जो होगा कॉइल एक्चुअल में कैसा होना चाहिए, 90 डिग्री के फेस शिफ्ट पे होना चाहिए, ठीक है ना, तभी जाके आपका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा 0 होगा, कोई भी कपलिंग नहीं है यहाँ पे। तो भाई क्योंकि पैरेलल सर्किट है तो थोड़ा बुक के साथ सिंक्रोनाइज होता है फटाफट, ताकि हम लोग का टाइम सेव हो जाए। देखिए हम लोग भाई देख रहे हैं कि पैरेलल सर्किट तो करंट डिवाइड होता है, वोल्टेज तो मेरा सेम ही रहता है भाई। जैसे मान लेते हम लोगों ने यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किया प्लस माइनस, जो प्लस माइनस दे रहे भाई यहाँ से, ये मान लेते हैं हम लोग का V वोल्ट। सीधी सी बात है, पैरेलल सबके क्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा, लेकिन करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। यहाँ से मान लेते टोटल करंट चला तो भाई ये मेरा I1 I2 I3 में डिवाइड हो गया, तो KCL अगर लगाते हैं क्या हो जाएगा, टोटल करंट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। और क्योंकि हम लोग को पता भाई ये करंट क्या है, टाइम वेरिंग है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं dit अपॉन dt, di1 अपॉन dt, di2 अपॉन dt, di3 अपॉन dt। क्लियर। अब हम लोग यहाँ पे भाई ये भी जानते हैं कि भाई सारे के सारे वोल्टेज क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज बराबर होता है। हम लोग यहाँ पे एक जनरल इक्वेशन लिख रहे हैं भाई, जनरल है हम लोग का ये फॉर्मूला कि भाई E इक्वल टू LDI बाई dt होता है, हम लोग को पता है। तो यहाँ से मैं DI बाई dt का वैल्यू निकालता हूँ। DI बाई dt क्या आ जाएगा बताइए, DI बाई dt क्या हो जाएगा, E अपॉन L हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई। और हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, ये जो सर्किट है ना, 3 इंडक्टर लगे हुए, तो तीनों के चलते भाई कुछ ना कुछ टोटल इंडक्टेंस आएगा ना। इधर से आप देखेंगे AB टर्मिनल से देखेंगे तो हम लोग को टोटल इंडक्टेंस देखने को मिलेगा। हम लोगों ने एज्यूम कर लिया LT जो है मेरा टोटल इंडक्टेंस है। तो भाई देखिए हम लोग अब क्या कर रहे हैं, ये जो हम लोगों ने इक्वेशन लिखा है हम लोग का मेन इक्वेशन है भाई। इसमें हम लोग क्या करें, हम लोग पता है DI अपॉन dt की जगह हम लोग E अपॉन L लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्योंकि भाई वोल्टेज तो हर जगह बराबर होगा, इसके पास वोल्टेज बराबर, इसके पास, सबके जगह सेम वोल्टेज होगा। तो देखिए इस इक्वेशन को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है कि भाई DI अपॉन dt की जगह हम लोग E अपॉन L के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे टोटल करंट है तो यहाँ पे भाई मैं टोटल इंडक्टेंस लिख सकता हूँ E अपॉन टोटल इंडक्टेंस इक्वल टू, क्योंकि वोल्टेज सब जगह बराबर है ना, टोटल वोल्टेज जो भी आपने अप्लाई किया भाई V बोलिए फिर E बोलिए, समझे, तो वोल्टेज सब जगह बराबर होगा, L1 हो गया L2 हो गया, इस तरीके से। अब E कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/LT इक्वल टू 1/L1 प्लस L2 प्लस L3। ये हम लोग का क्या आ गया, टोटल इंडक्टेंस हो गया भाई, ठीक है, पैरेलल का। और यही आपका यहाँ पे शॉर्टकट में दिखाया गया है कि भाई मान लेते हैं आपके पास यहाँ पे सिर्फ 2 ही इंडक्टर होता, L1 और L2, तो क्या होता है आपका फार्मूला, सिर्फ और सिर्फ ये LCM ले लेते क्या हो जाता, L1 इंटू L2 और ऊपर में L1 प्लस L2, इसको रेसिप्रोकल कर लेते तो भाई यहाँ से आ जाता है LT, जो कि प्रोडक्ट ऑफ L1 L2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ L1 प्लस L2, जो कि रेजिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है ना। तो ये तो बिल्कुल बेसिक वाला भाई, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा नहीं पूछेगा, आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा। तो अभी हम लोग आते हैं अपने उस पैरेलल कनेक्शन के ऊपर जिसमें भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस भी दिया हुआ है, और इसमें भी आपका 2 केस बनेगा, एक तो भाई आपका एडिंग और एक आपका अपोजिंग। देखिए पेज ओपन करते हैं भाई पहले। देखिए यहाँ पे भाई 2 इंडक्टर लगे हुए पैरेलल में, और हम लोग को पता है भाई यहाँ से आप तार जोड़ दीजिए कि यहाँ से हम लोगों ने बैटरी अप्लाई किया हुआ, तो हम लोग को पता है यहाँ पे जो वोल्टेज होगा वही सेम वोल्टेज यहाँ पे भी होगा भाई, पैरेलल में लगे हुए। हम लोग को पता है भाई इसके अंदर 2 तरह वोल्टेज देखने को मिला, एक तो आपका सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ और आपका एक म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ, वही सेम वोल्टेज के क्रॉस भी होगा। तो हम लोग अभी डायरेक्ट लिख रहे हैं भाई, क्योंकि लास्ट में आपको बता दूंगा कब एडिंग होगा कब अपोजिंग होगा। तो अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं, सबसे पहले देखिए करंट यहाँ से निकला I, 2 पार्ट में टूट गया, I1 और इधर आ गया I2, KCL से लिख दिया हम लोगों ने इक्वेशन। अब हम लोगों को पता है करंट टाइम वेरिंग है भाई, समय के साथ बदल रहा है, तो DI अपॉन dt इक्वल टू DI1 अपॉन dt प्लस DI2 अपॉन dt लिख सकते हैं। अब हम लोग भाई यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करते हैं। कॉइल ए के अंदर भाई जो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि इसका इंडक्टेंस L1 मान लिया है, क्या हो जाएगा माइनस L1 इनटू जो करंट जा रहा है DI1 अपॉन dt हो जाएगा, और जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड होगा वो क्या हो जाएगा माइनस M DI2, क्योंकि भाई हम लोग को पता है म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब क्या, इस कॉइल के चलते जो फ्लक्स होगा यहाँ पे पहुंच रहा होगा कुछ ना कुछ, और वो क्योंकि भाई इसको पसंद नहीं है तो उसको अपोज करने के लिए अपना ईएमएफ इंड्यूस करवाएगा, जिसको हम म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ बोल रहे थे, है ना। तो इसलिए करंट हम लोगों ने सेकंड वाले का लिखा है, क्योंकि भाई सेकंड वाले करंट के चलते इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। अब टोटल अगर हम लोग बात करें भाई इस कॉइल ए के अंदर टोटल ईएमएफ कितना बना, तो ये प्लस ये, बोलिए आप प्लस ही क्यों किया, सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, अभी समझ में आया, लास्ट में निचोड़ मिलेगा भाई कि एडिंग होगा अपोजिंग होगा। टोटल क्या कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर, माइनस कॉमन ले ले रहे भाई, है ना, माइनस कॉमन ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका L1, क्योंकि भाई पहले माइनस था ना, समझ गए,
तो ओवरऑल देखिए इसको अगर आप दोनों को जोड़ते हैं भाई, L1 di1 अपॉन dt माइनस था ना एम डी आई, क्योंकि दोनों को माइनस के समय दोनों ऐड हो रहे हैं, ठीक है, दोनों वोल्टेज ऐड हो रहे हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये वाला वैल्यू बनेगा माइनस L1 di1 अपॉन dt प्लस M di2 अपॉन dt। और यही सेम ईएमएफ जो होगा भाई, सेम, क्योंकि पैरेलल में ना जो ईएमएफ यहाँ पे होगा वही ईएमएफ यहाँ पे भी होगा, वही सेम ईएमएफ क्या होगा आपका कॉइल बी के अंदर भी होगा। सही बात है, इसका खुद का इंड्यूस्ड ईएमएफ जो कि L2 di2 अपॉन dt, लेकिन इसका म्यूचुअली जो होगा इस करंट के कारण इसमें आएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिंस टू कॉइल्स आर इन पैरेलल, ईएमएफ बराबर होंगे। सही बात है, इसका मतलब क्या हो भाई, ये ईएमएफ और ये ईएमएफ आपस में बराबर होंगे, दोनों को बराबर कर देते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बच गया भाई आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन के बाद L1 into di1 अपॉन dt इधर रहने दे रहे हैं, इधर से i1 वाले टर्म को उठा के ला रहे हैं इधर इस साइड में, तो माइनस हो जाएगा माइनस m di1 अपॉन dt इक्वल टू इधर क्या बचेगा L2 into di2 अपॉन dt, और ये वाला उधर चला जाएगा तो माइनस m dit अपॉन dt। कॉमन ले लेते हैं, di1 कॉमन ले लेंगे भाई, इधर क्या बचेगा इधर L1 माइनस m, उधर क्या बच जाएगा भाई di2 कॉमन ले लेते हैं, कॉमन ले लिया हम लोगों ने तो L2 माइनस m, ये ना L2 माइनस m, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग यहां पे इस dt को dt से कैंसिल आउट कर दे रहा भाई, या फिर ऐसे रहने देते हैं, इसको रहने देते हैं। देखिए हम लोगों ने क्या किया ना, ये वाला टर्म इधर रहने दिया, ठीक है, ये वाला इधर रहने दिया, उसको उधर भेज दिया भाई, तो उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा L2 माइनस L1, ये इधर डिवाइड में हो जाएगा L1 माइनस L2, और जो ये di2 अपॉन dt था ऐसे कैसे रहेगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया। इस वाले टर्म को बस उधर भेज दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करें भाई, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ di1 अपॉन dt इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 क्या था भाई, ये था ना इक्वेशन 1, ये di अपॉन dt इक्वल टू di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt, यहां पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, इसमें वैल्यू पुट करना भाई हम लोग को, क्लियर हुआ। यहां पे लिखते हैं जो मेरा फर्स्ट इक्वेशन था di अपॉन dt, जहां पे i मेरा टोटल करंट था, di1 अपॉन dt प्लस di2 अपॉन dt, di1 अपॉन dt इक्वल टू, इसके जगह हम लोग ये वैल्यू डाल देते हैं, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा आपका L2 माइनस m डिवाइडेड बाय L1 माइनस m, और इसके साथ ये है ना di2 अपॉन dt प्लस ये वाला जैसे वैसे का वैसे रहेगा di2 अपॉन dt। हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, अब कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले लेते हैं, ये कॉमन ले रहे हैं di2 अपॉन dt, अगर कॉमन ले ले यहाँ पे क्या बचेगा L2 माइनस m डिवाइडेड बाय L1 माइनस m, ठीक है, और यहाँ से कॉमन तो बाहर निकले तो प्लस 1 बच जाएगा, और ये वैसे का वैसे रहेगा। यही चीज़ क्या हुआ आपका यहाँ पे प्लस 1, और ब्रैकेट के बाहर आपका di2 अपॉन dt की कॉमन ले लिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या बोल रहे हैं भाई, लेट L2 इज द इक्विवेलेंट इंडक्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का भाई इसका पूरे का इंडक्टेंस हम लोगों ने LT मान रखा है, तो जो हम लोग का टोटल इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा है ना, कुछ इसी तरीके का सर्किट है ना, इस पूरे सर्किट का भाई हम लोग यहाँ से अगर देखते हैं, ये मान लेते हैं टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B है, तो यहाँ से देखेंगे तो हम लोग को कुछ टोटल इक्विवेलेंट इंडक्टेंस देखने को मिलेगा, समझ गए। तो टोटल इंडक्टेंस को हम लोग कैसे लिख सकते हैं वोल्टेज के टर्म में, कि भाई जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, जो मेरा टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा क्या हो जाएगा माइनस LT इंटू di अपॉन dt, समझ में आया, क्योंकि di क्या था मेरा टोटल करंट था भाई। अब यहाँ पे देखिए, सिंस इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एनी वन कॉइल, क्योंकि सबके क्रॉस वोल्टेज बराबर होगा ना, यहाँ का वोल्टेज वही यहाँ का भी होगा, वही यहाँ का भी होगा,
समझ गए? तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये वाला वैल्यू ले रहे हैं भाई, एल टी इंटू डी आई अपॉन डी टी मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, किसी भी कॉइल 1 का जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है भाई, ये जो वैल्यू लिखा है ना, किसी एक कॉइल का लिखा हुआ है, कॉइल ए का या फिर कॉइल बी का, तो ऊपर में हम लोगों ने ऑलरेडी निकाल रखा था वैल्यू भाई, कॉइल ए का जो टोटल इंड्यूस्ड ईएमएफ यही है ना, समझ में आया? तो अब देखिए यहाँ पे इसका भी माइनस था, समझ में आ रहा है, दोनों वोल्टेज आपस में बराबर होंगे, तो ये क्या किया गया है, यहाँ पे बस ऐसे लिखा गया भाई, माइनस एल टी डी आई अपॉन डी टी, ये जो वोल्टेज होगा मस्ट बी इक्वल टू किसी इसके या फिर इसके बराबर कर देते हैं, है ना? तो इसने किसके बराबर किया भाई, ओके फर्स्ट वाला इसके बराबर कर दिया, माइनस एल वन डी आई वन अपॉन डी टी प्लस ये ब्रैकेट में ना प्लस एम डी आई टू अपॉन डी टी, तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ इतना के बराबर इतना, तो वही यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोगों ने भाई इस LT को जो है ना, इस LT को उधर भेज दिया है, इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/LT हो जाएगा, और बाकी इधर जैसे था वैसे का वैसे ही रहने दिया हम लोगों ने। अब देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ di1 अपॉन dt फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड वी हैव, यानी ये हम लोग का वैल्यू है ना di1 अपॉन dt, इसका वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, कहाँ पे पुट कर रहे हैं भाई, इसमें पुट कर रहे हैं, यहाँ पे, क्लियर हुआ? तो अगर ये वैल्यू पुट करते हैं क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, डी आई अपॉन डी टी, इधर तो कोई बदलाव नहीं होगा, 1/LT, L1 वैसे का वैसे ही रहने देते हैं, यहां पे क्या आ जाएगा भाई, L2 माइनस एम डिवाइडेड बाय L1 माइनस एम इंटू di2 अपॉन dt, ब्रैकेट बंद करते हैं, और बाकी इधर जो है आपका वैसे का वैसे रहेगा, प्लस m di2 अपॉन dt। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं भाई, ब्रैकेट अगर आप तोड़ते हैं यहाँ पे 1/LT, ये हो जाएगा L1 इंटू L2 माइनस L1 इंटू एम डिवाइडेड बाय L1 माइनस एम, कोई दिक्कत नहीं, और ये हो जाएगा di2 अपॉन dt, और ये हो जाएगा प्लस m di2 अपॉन dt, सही है ना? अब आते हैं नेक्स्ट पेज में भाई, यहाँ तक हो गया हम लोग का। यहाँ पे एक स्टेप और कर लेते हैं, इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, ये और ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन ले लेते हैं भाई, क्या बचेगा, ये 1/LT, और इसको भी बाहर ले लेते हैं, di2 अपॉन dt, अंदर में क्या बचेगा, यहाँ पे तो सिर्फ L1 इंटू L2 माइनस L1 इंटू एम डिवाइडेड बाई L1 माइनस एम, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, प्लस m बच जाएगा भाई, क्लियर हुआ? और इधर जो चल रहा है आप लोग का di अपॉन dt, आगे आता है, यही आ गया हम लोग का, ठीक है? यहाँ पे कॉमन लेकर के हम लोगों ने बाहर लिख दिया, इधर पीछे में लिख दिया, ठीक है? सो आगे लिखे बाहर लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिए क्या बोल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव, यानी यहाँ पे देखिए ये जो di अपॉन dt है भाई, ये मेरा इक्वेशन कौन सा है, फोर्थ बना हुआ है, ठीक है? और इधर अगर आप देखेंगे, इधर एक और वैल्यू है di अपॉन dt का, ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू, तो भाई आप कह सकते हैं कि ये जो मैंने फाइनल इक्वेशन बताया, ये मेरा फोर्थ इक्वेशन था और ये मेरा थर्ड इक्वेशन था, ये थर्ड इक्वेशन, तो दोनों आपस में बराबर होंगे कि ये भी di अपॉन dt, ये भी di अपॉन dt। तो अगर दोनों को बराबर कर दे भाई, तो हम लोग लिख सकते हैं इतना बराबर, यानी di अपॉन dt मस्ट बी इक्वल टू di अपॉन dt कर रहे हैं। ओके, टाइम कितना हो गया भाई, सही है? तो इसका पहले वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देता है, L2 माइनस एम डिवाइडेड बाय L1 माइनस एम, और यहाँ पे है आपका +1
इधर है आपका di2 इंटू डी टी मस्ट बी इक्वल टू इतने के बराबर होगा ये 1/LT di2 अपॉन dt L1 L2 माइनस L1 इंटू एम प्लस एम। ये से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो कैंसिल हो गया तो हम मिटा देते हैं यहाँ से हम लोग। अब देखिए भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एलसीएम ले रहे हैं, ठीक है। एलसीएम अगर आप लेते हैं L1 माइनस एम हो जाएगा, और ब्रैकेट हटा दिया ना, एलसीएम ले रहे हैं सीधे सीधे। क्या हो जाएगा आपका ये, इधर भी हमने एलसीएम ले रहा है, क्या हो जाएगा ये L1 L2 माइनस L1 इंटू एम, L1 माइनस एम, ये क्या हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा m इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा L1 माइनस एम। यहाँ पे देखिए ये माइनस एम, ये माइनस एम, यानी L1 आगे पीछे करके L1 प्लस L2 माइनस 2m डिवाइडेड बाय L1 माइनस एम इक्वल टू 1/LT। अंदर में क्या बचेगा आपका ये हो जाएगा L1 इंटू L2 माइनस L1 इंटू एम प्लस माइनस प्लस 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 हो जाएगा L1 इंटू एम प्लस माइनस माइनस एम स्क्वायर L1 माइनस एम। तो इसको बाहर ले लेंगे तो कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, LT को इधर भेज देते हैं भाई। इधर क्या बचा, यहाँ पे देखिए ये भी कट जाएगा आपका, प्लस माइनस कट जाएगा, LT उधर भेज दे। यहाँ पे क्या बचा L1 L2 माइनस एम स्क्वायर, और ये वाला वैल्यू इधर आ जाएगा L1 प्लस L2 माइनस 2m। तो ये आ गया भाई हम लोग का पैरेलल इंडक्टेंस, ठीक है। और ये हम लोग का एडिंग होता है, एडिंग नेचर, ठीक है। और अपोजिंग में भाई आपका नीचे में माइनस लग जाता है बस। देखिए यहाँ पे एडिंग में देखिए ये दोनों आपका नेगेटिव नेगेटिव आता है, ठीक है ना। व्हेन द फ्लक्स एड्स द इंडिविजुअल फ्लक्स, और यहाँ पे बस माइनस की जगह ये प्लस हो जाता है भाई, ठीक है ना। और ये क्या हो गया आपका, व्हेन म्यूचुअल फ्लक्स अपोजेस इंडिविजुअल, क्योंकि भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो होगा ना वो फिर सपोर्ट करने लगता है मेन वोल्टेज को। क्लियर हुआ। और वही अगर आपका कोई भी यहाँ पे म्यूचुअल कपलिंग नहीं है, यानी m इक्वल टू 0 होगा भाई, तो m इक्वल टू 0 अगर आप वैल्यू पुट करते हैं तो m इक्वल टू 0 आप पुट कीजिए, इसमें पुट कीजिए, फिर इसमें पुट कीजिए, ओवरऑल क्या बचेगा आपका 0 ही हो जाएगा, है ना। तो ओवरऑल क्या बचेगा, इतना ही वैल्यू बचेगा। इसमें भी देखिए ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा इतना ही, तो वही है, नहीं के बराबर आएगा। तो ये पूरा का पूरा भाई हम लोग का टॉपिक कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने इंडक्टेंस के लिए पैरेलल कनेक्शन भी सीख लिया, सीरीज भी सीख लिया। अब इसमें बचा हुआ सिर्फ डॉट कन्वेंशन। तो डॉट कन्वेंशन पे एक लेक्चर और मिल जाएगा भाई, बस आपका ये टॉपिक खत्म है।